डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 2261 से 2270 तक। बाब 2261 है खुदाओं की सरजमीन। सैफ अली के ग्रुप के समंदरी जोन से निकलने के बाद वहां खामोशी छा गई। अब जबकि इसने फरार होने के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल कर लिया है तो इसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं, एल्डर वो के पास मौजूद निकाब पोश शख्स ने कहा। इसके लहजे में तारीफ का हल्का सा इशारा था। उसने बात जारी रखते हुए कहा, वो अकेले ही 26 अशिया हासिल करने में कामयाब रहा। स्टॉर्म सर्पेंट किंग पर हमले से गालिबन उसे ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा। 13 थ्रोन्स के लिए मुज़ाकरात के बाद 3 टेलीपोर्टेशन स्टोन हासिल करना भी मुश्किल नजर आ रहा था, जबकि सैफ अली ने फरार होने के लिए 3 स्टोन इस्तेमाल कर लिए थे। चूंकि वो मजमूई तौर पर 26 अशिया लेकर फरार हुआ था, इसलिए इसने यकीनन सिर्फ 3 टेलीपोर्टेशन स्टोन से कहीं ज्यादा हासिल किया होगा। दूसरे लफ्जों में, सैफ अली इस छापे से इतने टेलीपोर्टेशन स्टोन लेकर निकला था जितने 13 थ्रोन्स को शायद पूरे मिशन में ना मिल पाते। शरीक ताकतों ने स्टॉर्म सर्पेंट किंग को मारने के लिए शदीद नुकसान उठाया है। चूंकि सैफ अली ने लूट मार का इतना बड़ा हिस्सा चरा लिया है, इसलिए इसने इनमें से हर एक को अपना दुश्मन बना लिया है, निकाब पोश खातून ने सपाट लहजे में कहा। हो सकता है वो खजाना लेकर फरार हो गया हो, लेकिन ना तो उसे और ना ही जीरो विंग को ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर तरक्की की कोई उम्मीद रखनी चाहिए। ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर बहुत सी सुपर पावर्स जमा थीं और कोई भी उन टॉप 10 एडवेंचर टीमों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था जो मुख्तलिफ आजाद ताकतों की क़ियादत कर रही थी। यहाँ तक कि 13 थ्रोन्स ने भी उन तमाम ताकतों को एक साथ उकसाने की जुर्रत नहीं की थी, लेकिन सैफ अली ने बिल्कुल यही किया था। ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर उसका जिंदा रहना ही एक मौजिज़ा होगा। ड्रैगन हार्ट आइलैंड एक अहम तिजारती मरकज था। सी ऑफ डेथ में तरक्की का ख्वाहिशमंद कोई भी शख्स इस जजीरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अगर जमीन पर मबनी मुख्तलिफ ताकतें अपनी तरक्की को आगे बढ़ाना चाहती थीं, तो वो अपनी बहरी तौसी को नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं। जमीन के मुकाबले में सी ऑफ डेथ में वसाई कहीं ज्यादा वाफिर थे और समंदर में गैर जानिबदार नस्लों का इर्तिकाज सबसे ज्यादा था। मजीद बरा बहुत से वसाइल के लिए बहरी नकलो हमल की जरूरत थी। अगर कोई ताकत अपनी बहरी तरक्की को नजरअंदाज करती तो उसे अपनी तरक्की के बहुत से पहलुओं के लिए दूसरी ताकतों पर इन्हिसार करना पड़ता। इससे इसकी तरक्की शदीद तौर पर महदूद हो जाती। यही वजह थी कि मुख्तलिफ ताकतें, खास तौर पर फर्स्ट रेट और मजबूत ताकतें, अपनी बहरी तरक्की में दीवानावार सरमायाकारी कर रही थी। फिर भी वो टावर ऑफ फोर गार्ड्स के लिए काफी टेलीपोर्टेशन स्टोन हासिल करने में कामयाब रहा। इसका मुस्तकबिल इतना तारीक नहीं हो सकता जितना अब सोच रही है, निकाब पोश शख्स ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। वो निकाब पोश खातून की बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं था। टावर ऑफ 4 गार्ड्स ग्रेट डिस्ट्रक्शन से बहुत पहले मौजूद था। कदीम खुदा भी इस टावर को तबाह नहीं कर सके थे। ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बाद टावर ऑफ 4 गार्ड्स बहुत सी रियासतों और सल्तनतों के उरूज में शामिल रहा था। सिर्फ यही हकीकत वाज़े करती थी कि टावर के पास पेश करने के लिए बहुत से मौके मौजूद थे। ठीक है, अब बस करें। इस बच्चे ने मुख्तलिफ ताकतों को उकसाया है या नहीं, यह हमारा मसला नहीं है। फिलहाल बाकी बच जाने वाले खजानों पर तवज्जो दें, एल्डर वो ने निकाब पोश मर्द और औरत की तरफ देखते हुए सख्ती से कहा। सैफ अली की जानिब से गिरी हुई बहुत सी अशिया पर कब्जा करने की कामयाबी ने उन्हें हैरान जरूर किया था, लेकिन बस इतना ही। उन्हें इस सूरत-ए-हाल के बारे में इससे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। इसी दौरान स्टार लिंक के बेड़े में, गिल्ड लीडर, हमें क्या करना चाहिए? अब जबकि ब्लैक फुलियम टावर ऑफ 4 गार्ड्स में टेलीपोर्ट हो चुका है, हमारे पास इस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। ब्राइट डॉन ने बिगड़े हुए तासुरात के साथ इस जगह को घूरते हुए पूछा जहां सैफ अली मौजूद था। वो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लोर्जिनिग्लो अचानक हंस पड़ा। हमारे पास इस तक पहुंचने का कोई दूसरा तरीका कैसे नहीं हो सकता? चूंकि ब्लैक फुलियम ने शेर के मुंह से नवाला छीनने की जुर्रत की है, इसलिए मैं इसे जहन्नम भेज दूंगा।
किसी से ये अफवाह फैलवा दें कि ब्लैक फुलियम ने एक फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी या फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी आइटम और टावर ऑफ फॉर गॉड्स में दाखिले के लिए बड़ी तादाद में स्लॉट हासिल कर लिए। मैं देखना चाहता हूं कि अफवाह फैलने के बाद वो गॉड्स डोमेन में कैसे जिंदा रहता है। स्टोर्म सर्पेंट किंग एक मिथक रैंक का किंग क्लास समुद्री इफरीत था। अगरचे लोजिनिग्लो को मालूम नहीं था कि बास वाकई फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी अशिया गिराएगा या नहीं, लेकिन ये बास का पहला शिकार फर्स्ट किल था। जहां तक अवाम का ताल्लुक था, स्टोर्म सर्पेंट किंग के लिए फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी आइटम गिराना नामुमकिन नहीं था। तूफानी समुद्री जोन में मौजूद हर खिलाड़ी ने सैफ अली को अशिया का ढेर छीनते हुए देखा था। दरी असना एक फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी आइटम इतना नायाब था कि गॉड्स डोमेन की हर सुपर पावर के पास भी एक नहीं था। यह तसव्वुर करना आसान था कि एक फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी आइटम कितना पुरकशिश हो सकता है। फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी आइटम फ्लाइंग माउंट की तरह नहीं था, जो इस्तेमाल करने पर खिलाड़ी के साथ जड़ जाता है। फ्लाइंग माउंट इसके मालिक के मरने पर नहीं गिरता, लेकिन फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी अशिया की कहानी मुख्तलिफ थी। समझ गया, मैं इसे फौरी तौर पर करवा दूंगा, ब्राइट डॉन ने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। सैफ अली ने न सिर्फ ड्रैगन हॉट आइलैंड की मुख्तलिफ ताकतों को उकसाया था, बल्कि अब अवाम ये फर्ज कर लेगी कि इसके पास एक अनमोल खजाना है। अब इसके पास मौत से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सैफ अली के ग्रुप के गायब होने के कुछ ही देर बाद मुख्तलिफ सुपर पावर्स और एडवेंचर टीमों ने बाकी मानदा लूट मार पर अपनी शदीद जिदोजहद दोबारा शुरू कर दी। जब सैफ अली और दीगर ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने सामने का मंजर देखकर दंग रह गए। वो सितारों की एक कहकशां से घिरे हुए थे। ये मंजर इंतहाई खूबसूरत था। इस कहकशां के मरकज में बेपनाह बुलंदी का एक टावर मौजूद था। न सिर्फ टावर का हाला और नाकाबिल तसव्वुर हद तक ताकतवर था, बल्कि ये अजीब व गरीब तौर पर अबदी भी महसूस होता था। खुदाओं की इलाही ताकत भी टावर के हाले के 1% के 100वें हिस्से का मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो ये टावर ऑफ फॉर गॉड्स है। सैफ अली जज्बात से मगलूब हो गया जब उसने अपने सामने सुनहरी दरवाजों के एक बड़े सीट को देखा। दरवाजे आसानी से कई हजार मीटर ऊंचे थे। उसने पहले भी गॉड्स डोमेन में खुदाओं को देखा था और वो उन सुनहरी दरवाजों का मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। टावर ऑफ फॉर गॉड्स तो दूर की बात है। अगर वो पांचों दरवाजों से इतनी दूर न खड़े होते तो दरवाजों से निकलने वाला दबाव उन्हें कुचलने के लिए काफी होता। इतने फासले से भी सैफ अली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसने अपनी पीठ पर कई 100 किलोग्राम वजन उठा रखा हो। जरा सी हरकत भी नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल थी, आगे चलना तो दूर की बात। उसने माजी में सिर्फ टावर ऑफ फॉर गॉड्स के बारे में सुना था, कभी हकीकत में वहां नहीं गया था। ताहम अब यहां खड़े होने के बाद वो आखिरकार समझ गया था कि तुच्छे गॉड रैंक के माहिरीन भी बार बार इस जगह क्यों आते थे। इस जगह में मौजूद इटरनल एनर्जी से वाकई हैरान कुन थी। इटरनल एनर्जी एलिमेंटल माना से कहीं ज्यादा बरतर थी। सिर्फ इस जगह में होने से सैफ अली का जहन बेमिसाल तौर पर साफ हो गया था। वो अब इन बहुत से मसाइल को समझने और हल करने के काबिल था जिनका इसे पहले आसानी से सामना करना पड़ा था। टावर ऑफ फॉर गॉड्स यकीनी तौर पर खिलाड़ियों के लिए अपने जंगी मयार को बेहतर बनाने और अपनी महारतों और जादू स्किल्स एंड स्पेल्स पर उबूर हासिल करने के लिए बेहतरीन जगह थी। जब सैफ अली का ग्रुप इटरनल एनर्जी के सहर में मुब्तला था तो खला से एक शख्स का साया नमूदार हुआ। वो 1 दर्जन मीटर से ज्यादा लंबा था और मुकम्मल तौर पर चांदी की ज़िरा आर्मर से लैस था। इस शख्स से एक बेपनाह इलाही ताकत भी खारिज हो रही थी। फिर भी सैफ अली इस एनपीसी के बारे में कोई तफसीलात मालूम नहीं कर सका। अजनबी टावर ऑफ फॉर गॉड्स में खुश आमदीद इस शख्स ने सैफ अली और दीगर की तरफ देखने के लिए अपना सर झुकाया। चूंकि अब टेलीपोर्टेशन स्टोन्स के जरिए पहुंचे हैं, इसलिए इस मुआहदे के मुताबिक जो कदीम खुदाओं ने बहुत अरसा पहले किया था, अब को टावर में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। टावर ऑफ फॉर गॉड्स की 7 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर आपके लिए कई आजमाइशें मुंतजर हैं। जैसे जैसे आप इन आजमाइशों को मुकम्मल करेंगे, आप टावर के अंदर बुलंदी हासिल कर सकेंगे। बदले में आपको मजीद वाफिर इनामात मिलेंगे। आप में से हर एक को टावर ऑफ फॉर गॉड्स के अंदर 3 मौके मिलेंगे। 3 अमवात के बाद आपकी आजमाइश खत्म हो जाएगी और आप पर 360 कुदरती दिनों के लिए इस जगह का दाखिला बंद कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस मौका की कदर करेंगे। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो आप अब टावर में दाखिल हो सकते हैं। ये कहने के बाद
इस शख्स ने हाथ लहराया। सैफ अली और उसके साथी फिर रोशनी की 5 लकीरों में तब्दील हो गए और सुनहरी दरवाजों से गायब हो गए। बाब 2262 स्टॉर्म सरपेनिट किंग की लूटमार। टावर में दाखिल होने के बाद सैफ अली ने खुद को एक वसी लामुत्तनाही मैदान में पाया। जंगली भेड़ियों के झुंड, जिनमें से हर एक 3 से 5 पर मुश्तमिल था, इस लामुत्तनाही मैदान में घूम रहे थे। इन भेड़ियों के 2 सर थे और हर एक की सब्ज आंखें चमक रही थीं। उनके जिस्मों को झुलसा देने वाले शोलों ने लपेट रखा था और भेड़ियों का खौफनाक हाला ऐसा महसूस होता था जैसे वो ताजा रूहों की तलाश में जहन्नम के गढ़ों से निकल कर आए। टोइन आउडेड नीदर फायर वुल्फ, शैतानी मखलूक, लॉर्ड, लेवल 93, HP 27-000-27-000-000। जैसे ही सैफ अली ने 2 सरों वाले भेड़ियों में से एक का मुआयना किया, इसके कानों में सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई। सिस्टम 3 दिनों के अंदर 1500 ट्विन आउडेड नीदर फायर भेड़ियों को मारे। अगर आप मुकर्ररा वक्त में इस काम को मुकम्मल करने में नाकाम रहते हैं तो चैलेंज को खुद ब खुद नाकामी तस्वुर किया जाएगा। तो ये टावर ऑफ फॉर गार्ड्स की आजमाइश है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद सैफ अली ने सुकून का सांस लिया। पहली मंजिल की आजमाइश इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी इसने फर्ज की थी। अगरचे वो खुद टावर ऑफ फॉर गॉड्स में दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन इसने अपनी पिछली जिंदगी में इसके बारे में काफी कुछ सुना था। टावर ऑफ फॉर गॉड्स की कल 7 मंजिलें थीं और हर मंजिल अपनी एक अलग दुनिया थी। दरी असना, हर दुनिया में कल 3 आजमाइशें थीं। ये आजमाइशें सीधी सादी थीं। खिलाड़ियों को सिर्फ रॉकेट्सों को मारना था और कुछ नहीं। आखिरकार गॉड्स डोमेन में ताकत ही सब कुछ थी और ताकत के अलावा हर चीज गैर अहम थी। काफी ताकत के बगैर मुख्तलिफ रियासतें और सल्तनतें दूसरी ताकतवर नस्लों को शिकस्त न दे पाती और हजारों सालों तक गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम पर हुकूमत न कर पाती। टावर की आजमाइशों को मुकम्मल करने के इनामात ज्यादातर माहिर खिलाड़ियों के लिए सानवी थे। तजर्बा, एक्सपीरियंस कहीं ज्यादा अहम था। टावर ऑफ फॉर गार्ड्स की इटरनल एनर्जी की वजह से ये खिलाड़ियों के लिए तरबियत के लिए गार्ड्स डोमेन में बेहतरीन जगह थी। खिलाड़ी न सिर्फ अपनी महारतों और जादू को उनकी मुकम्मल सलाहियत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते थे, बल्कि वो स्टेमिना और इर्तिकाज, कंसंट्रेशन या खत्म होने की फिक्र किए बगैर जंगी तकनीकों पर अमल दरामद भी कर सकते थे। खिलाड़ी यहाँ अपने जंगी मेयार को तेजी से तरक्की दे सकते थे। यही वजह थी कि 6 गार्ड रैंक के खिलाड़ियों ने अपने मकाम के बावजूद अब भी टावर ऑफ फॉर गार्ड्स में दाखिल होने की कोशिश की थी। 6 गार्ड रैंक के खिलाड़ियों के लिए भी 5 की महारतों और जादू के 100% असरात को बरोए कार लाना एक इंतहाई चैलेंज था। 6 की महारतों और जादू का तो जिक्र ही किया। उन्हें अपनी ज्यादा ताकतवर जंगी तकनीकों के साथ भी यही मसला दरपेश था। बदकिस्मती से मैन सिटी का माना भी 5 और 6 की क्लासों की मदद नहीं कर सकता था। उन्हें अपनी आला दर्जे की महारतों, जादू और ताकतवर जंगी तकनीकों की मशक करने के लिए टावर ऑफ फॉर गार्ड्स जैसी जगह पर इन्हिसार करना पड़ता था। ये खुसूसियत टावर का दौरा करने वाले किसी भी खिलाड़ी को आजमाइशों में जल्दी करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा वक्त तक इसके अंदर रहने पर मजबूर करती थी। अगर वो इस मौका से महरूम हो जाते तो उन्हें दोबारा टावर में दाखिल होने से पहले 360 कुदरती दिनों का इंतजार करना पड़ता। घूमने फिरने वाले नीदर फायर भेड़ियों पर एक नजर डालने के बाद सैफ अली घास वाले मैदान में बैठ गया और करीबी राकेशों को मारने के लिए जल्दी करने के बजाय स्टॉर्म सरपेनिट किंग से हासिल करदा लूट मार का मुआयना किया। लेवल 93 के लॉर्ड्स को मारना सैफ अली के लिए मुश्किल नहीं होगा। दर हकीकत ये पहली आजमाइश काफी सादा थी। 1500 नीदर फायर भेड़ियों को मारने के लिए 3 दिन का वक्त काफी से ज्यादा था। चूंकि वो इतनी जल्दी में था, इसलिए इसने सिर्फ इन अशिया पर एक नजर डाली थी जो उसने उठाई थी। अब जबकि इसके पास कुछ वक्त था, इसे अपने हासिल करदा सामान का सही तरीके से मुआयना करना था। अगर वो खुशकिस्मत रहा तो हो सकता है इसने कोई ऐसी चीज हासिल कर ली हो जो उसकी जंगी ताकत और टावर ऑफ फॉर गार्ड्स की आजमाइशों को मुकम्मल करने के इम्कानात को बढ़ा सके। अपनी हासिल करदा अशिया को देखने के चंद मिनट बाद सैफ अली ने एक गहरा सांस लिया। उसने जो 26 अशिया उठाई थीं, इनमें से ज्यादातर लेवल 90 के फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड हथियार और साजो सामान थे। हथियारों और साजो सामान का कोई भी टुकड़ा एपिक रैंक का नहीं था, इसलिए वो सैफ अली के किसी काम के नहीं थे। ताहम अगर वो उन अशिया को बेचता तो मुख्तलिफ बड़ी ताकतें उनके लिए दीवानों की तरह लड़
मौजूदा खिलाड़ी लेवल 90 के करीब भी नहीं थे और टॉप लेवल 90 के हथियार और साजो सामान मुख्तलिफ ताकतों को उनके हरीफों पर बरतरी फराहम करेंगे। दीगर अशिया में से ज्यादातर स्टॉर्म सर्पिनेट किंग के जिस्म से हासिल करदा मवाद थे, जैसे स्टॉर्म सर्पिनेट किंग के स्केल्स। ये तमाम मवाद एपिक रैंक के थे और बादबानी कश्तियों के दिफा और पायदारी को बढ़ा सकते थे। दो सबसे कीमती अशिया में से एक इंतहाई नायाब एपिक मवाद स्पेशल क्रिस्टल था और दूसरा ब्रोंज रैंक की स्टर्म स्पीड बोट का डिजाइन था। अगर मुख्तलिफ ताकतों को मालूम हो जाए कि मैंने ये उठाया है तो वो मुझे मारने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगी। सैफ अली ने स्टर्म स्पीड बोट डिजाइन को देखते हुए हंसते हुए कहा। स्पेशल क्रिस्टल को मिस्ट्रेस आयरन रैंक की हरिकेन सेल बोट की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन यह स्टर्म स्पीड बोट डिजाइन जितना कीमती नहीं था। हरिकेन सेल बोट गेम के इस मरहले पर दस्तयाब सबसे मजबूत जहाज हो सकता है, लेकिन ये कई हजार जहाजों के हमलों का मुकाबला नहीं कर सकता था। ताहम अगर उसके पास काफी मवाद होता तो वो स्टर्म स्पीड बोट डिजाइन के साथ लामहदूद तादाद में ब्रोंज स्पीड बोट्स तैयार कर सकता था। यहाँ तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी ब्रोंज स्पीड बोट्स का बेड़ा नहीं बना सकती थी, जिसकी क़यादत एक मिस्ट्रेस आयरन स्पीड बोट कर रही हो, लेकिन अब जीरो विंग ऐसा कर सकता था। कुछ अरसे से जीरो विंग एंशंट ऑरिजिन और डायमंड वुड का जखीरा कर रहा था, जो स्टर्म स्पीड बोट बनाने के लिए दो अहम मवाद है। जीरो विंग यकीनी तौर पर गेम में खिलाड़ियों का सबसे मजबूत बेड़ा बना सकता था। इससे गिल्ड की बहरी ताकत की कमी भी दूर हो जाएगी। इस मकाम तक सोचते हुए सैफ अली ने फौरी तौर पर स्टर्म स्पीड बूट्स की पैदावार शुरू करने के लिए टावर ऑफ फॉर गार्ड्स छोड़ने पर भी गौर किया। खुशकिस्मती से उसने इस ख्वाहिश को दबा दिया। टावर ऑफ फॉर गार्ड्स में दाखिल होना आसान नहीं था और अगर वो अब चला जाता तो उसे नाकाबिल यकीन नुकसान उठाना पड़ता। वो जिस माहौल में था वो 5 और 6 के खिलाड़ियों के लिए भी मददगार साबित होगा। इस जैसे 2 के खिलाड़ी का तो जिक्र ही किया है। अपनी लूट मार का काम खत्म करने के बाद सैफ अली ने वक्त जाया करना बंद करने का फैसला किया। उसने स्पेशल क्रिस्टल और स्टर्म स्पीड बूट डिजाइन को महफूज किया और तेजी से ट्विन आउडेड नीदर फायर भेड़ियों के करीबी झुंड की तरफ चल दिया। 5 नीदर फायर भेड़ियों ने सैफ अली को देखते ही पहचान लिया जैसे ही वो झुंड के 100 गज के अंदर पहुंचा। उनका इदराक आम लेवल 93 के लॉर्ड्स से कहीं ज्यादा हसास था। 5 नीदर फायर भेड़िए बहुत होशियार थे। असली भेड़ियों की तरह वो अकेले हरकत नहीं करते थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सैफ अली को घेर लिया और कमजोरियों की तलाश में कई अतराफ से अपने हमले की मंसूबाबंदी की। ये इतने ज़हीन क्यों हैं? नीदर फायर भेड़ियों के रवैये ने सैफ अली को हैरान कर दिया। आम लेवल 93 के लॉर्ड्स ऐसी हिकमत अमली इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इतने ज़हीन राकेशों का जंगी मेयार आमतौर पर ट्रायल टावर की तीसरी मंजिल के बराबर होता था। इससे पहले कि सैफ अली दोबारा तवज्जो मरकूज कर पाता, 5 नीदर फायर भेड़ियों ने 5 मुख्तलिफ समतों से हमला कर दिया। नीदर फायर भेड़िए आम शेर से भी बड़े थे। अगर इनमें से 5 मिलकर हमला करते तो वो एक बड़े हाथी को गिरा सकते थे। ताहम ये नीदर फायर भेड़िए अब भी सिर्फ लॉर्ड रैंक के राकुशस थे। वो आम 2 खिलाड़ियों के लिए खतरा हो सकते थे, लेकिन उनके हमले की रफ्तार सैफ अली के खिलाफ मुअस्सर होने के लिए बहुत कम थी। उनके हमले के पैटर्न भी काफी वाज़ेह थे। सैफ अली ने मामूली हरकत के साथ नीदर फायर भेड़ियों के हमलों से बचकर खुद को बचाया। जैसे ही राकुशस इसके पास से गुजरे, उसने एक किलिंग रे और टोलाइट ब्लेड ट्वाइलाइट्स ब्लेड लहराया। शेडो ब्लेड टूटते हुए सितारों की तरह तलवार की 10 रोशनियों ने 5 नीदर फायर भेड़ियों को काट दिया। असर ने 5 नीदर फायर भेड़ियों को पीछे धकेल दिया, क्योंकि इनमें से हर एक के सर के ऊपर 200,000 से ज्यादा के 2 नुकसानात जाहिर हुए। जवाबी हमले ने 5 राकेशों को शदीद जख्मी कर दिया और दर्दनाक आवाजों के साथ वो खौफजदा आंखों से सैफ अली की तरफ मुड़े। सिस्टम शेडो ब्लेड की तकमील की शरह 100%, जिसके नतीजे में महारत के असर का 150% हासिल हुआ। महारत की महारत स्किल प्रोफिशिएंसी 100%। क्या ये टावर ऑफ फॉर गार्ड्स का असर है? सैफ अली सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर दंग रह गया। शेडो ब्लेड 1-2 की महारत थी। आमतौर पर महारत के साथ इसकी तकमील की शरह सिर्फ 90% थी। वो शाज़ और नादिर ही 91% या 92% तकमील की शरह हासिल करता था।
ट्रुडो की महारतें टिर 1 की महारतों से कहीं ज्यादा पेचीदा थीं, और अगर उसे गार्ड्स डोमेन खेलने का एक दहाई का तजुर्बा ना होता तो वो 85% तकमील की शरह पर शैडो ब्लेड पर अमल दरामद भी ना कर पाता। और फिर भी इसके सरसरी अंदाज के बावजूद नताइज इतने बेहतरीन रहे थे। अगर वो इतनी ज्यादा तकमील की शरह के साथ अपनी महारतों पर काबिल एतिमाद तरीके से अमल दरामद कर सकता तो उसकी जंगी ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। वो बराबर की खुसूसियात, एट्रीब्यूट्स और जंगी मेयार वाले हरीफ के खिलाफ भी जबरदस्त फतह हासिल कर लेगा। इसकी आंखों में शदीद जोश चमकने लगा। सैफ अली ने अपने पिछले हमले के एहसास को दोहराने की कोशिश में फौरी तौर पर खौफजदा ट्विन आउडेड नीदर फायर भेड़ियों पर हमला कर दिया। बाब 2263 मुकद्दस तरबियती मैदान। जैसे ही सैफ अली ने कदम आगे बढ़ाया, 5 ट्विन आउडेड नीदर फायर भेड़ियों ने कुछ ऐसा किया जिसने सैफ अली को भी हैरान कर दिया। जैसे उन्होंने पहले से इसका मंसूबा बना रखा हो, नीदर फायर भेड़िए मुड़े और भाग गए। वो बिल्कुल आम राकेशों की तरह बर्ताव नहीं कर रहे थे। उनकी अक्ल इतनी ज्यादा है। सैफ अली ने राकेशों को भागते हुए देखकर थोड़ा सा माथा ठनका। उसने पहले भी राकेशों को खिलाड़ियों से भागते हुए देखा था, लेकिन इसने शाज व नादिर ही देखा था कि राकुशस जख्मी होते ही भाग जाएं, हालांकि उनकी ज्यादातर एचपी बाकी थी। अगर वो मैदानों में राकेशों का शिकार कर रहा होता तो ये इतना बड़ा मसला ना होता, लेकिन वो यहाँ वक्त की पाबंदी में था। अगर हर नीदर फायर भेड़िए ने इस तरह का रद्द अमल जाहिर किया तो ये आजमाइश सैफ अली के अंदाजे से कहीं ज्यादा मुश्किल होगी। इन नीदर फायर भेड़ियों की नकलो हरकत की रफ्तार ज्यादा थी, और अगर वो अलग होकर दूसरे भेड़ियों के झंडों की तरफ भाग गए तो उसे एक नीदर फायर भेड़िए को मारने के लिए कहीं ज्यादा वक्त दरकार होगा। एक हाफ स्टेप रिफाइनमेंट रेल्म या माहिर के इस आजमाइश में नाकाम होने का बहुत ज्यादा इम्कान था। ताहम इससे पहले कि ये नीदर फायर भेड़िए सैफ अली और अपने दरमियान चंद गज का फासला भी रख पाते, वो पहले ही वाइड स्टेप्स पर अमल दरामद कर चुका था, और इनमें से एक के पास नमूदार हुआ। नीदर फायर भेड़िए ने इसे महसूस तक नहीं किया। मेरी तकनीक पर अमल दरामद में इतनी जबरदस्त बेहतरी आई है। जैसे ही सैफ अली ने अपने पास मौजूद बेखबर नीदर फायर भेड़िए को देखा, वो हैरान रह गया। खिलाड़ियों के बरक्स राकुशस हरीफों को महसूस करने के लिए अपनी बसारत पर ज्यादा इन्हिसार नहीं करते थे। बगैर किसी सुराग के वाइड स्टेप्स जैसी तकनीक के साथ राकुशस के करीब जाने की कोशिश करना एक बड़ा चैलेंज था, जो वाइड रिल्म के माहिर के खिलाफ वाइड स्टेप्स इस्तेमाल करने के मुतरादिफ था। माहिरीन को अपनी बसारत पर इन्हिसार करने की जरूरत नहीं होती थी जब वो एक बार वाइड रिलिम तक पहुंच जाते। फिर भी अब वाइड स्टेप्स ने इसके हरीफ को उसकी जाहिरी मौजूदगी से ज्यादा नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया। जब इसने इटरनल एनर्जी में नहाते हुए वाइड स्टेप्स पर अमल दरामद किया तो वो माहौल के साथ एक हो गया। अब नीदर फायर भेड़िए के बेहतरीन हिस्सियात भी उसे तलाश नहीं कर सकते थे। इससे पहले कि नीदर फायर भेड़िए रद्द अमल जाहिर कर पाता, सैफ अली ने कलंगरे के साथ इस पर दोबारा वार किया। मुकद्दस तलवार अचानक गायब हो गई और नीदर फायर भेड़िए के जिस्म पर मुतअद्दिद जख्मों से खून बहने लगा। लॉर्ड के सर के ऊपर एक के बाद एक 100,000 से ज्यादा के नुकसानात जाहिर हुए, और ये सब एक ही लम्हे में हुआ। खुफिया तकनीक लाइटनिंग फ्लैश एक बरोंस ऑफेंसिव कॉम्बैट टेक्निक थी जो सैफ अली ने एओर एम्पायर के प्राइमोडियल डिवाइन रूइंस से हासिल की थी, लेकिन इसके सोवर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन की तरह लाइटनिंग फ्लैश एक आम बरोंस कॉम्बैट टेक्निक से कहीं ज्यादा पेचीदा थी। असेंशन रेल्म तक पहुंचने के बावजूद सैफ अली को इस पर उबूर हासिल करना मुश्किल लग रहा था। असल में सैफ अली लाइटनिंग फ्लैश में महारत हासिल करने की कोशिश करने से पहले 3 तक पहुंचना चाहता था। ताहम अब जबकि उसे इटरनल एनर्जी की मदद हासिल थी, वो बमुश्किल तकनीक पर सही तरीके से अमल दरामद करने में कामयाब रहा। सिर्फ एक हमले के साथ नीदर फायर भेड़िए ने अपनी एचपी का तकरीबन 12वां हिस्सा खो दिया था। फिर भी सैफ अली ने लाइटनिंग फ्लैश पर अमल दरामद करने के लिए अपने आधे से ज्यादा इर्तिकाज को खत्म कर दिया था, और उसकी जहनी वजाहत तेजी से कम हो गई। ये अफसोस की बात है कि मैं अब भी निशाने से थोड़ा दूर हूँ, लेकिन कम अज कम मैं जानता हूँ कि ट्रुडो पर लाइटनिंग फ्लैश का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर नामुमकिन नहीं है। सैफ अली की जहनी हालत कुछ भी हो, वो मुतमईन था। लाइटनिंग फ्लैश सोवर्ड्स ट्रांसमिग्रेशन से इस लिहाज से मुख्तलिफ थी कि यह मुकम्मल तौर पर जारहाना किस्म की जंगी तकनीक थी।
अगरचे वो स्वर्ड्स ट्रांसमिग्रेशन के साथ हमला कर सकता था, लेकिन तकनीक की हरकत में दिफाई पैंतरे शामिल थे। बरोन्स कॉम्बैट टेक्निक में जुर्म और दिफा दोनों शामिल थे। मुकम्मल तौर पर जारहाना बरोन्स कॉम्बैट टेक्निक के साथ एक वाइड रिलिम माहिर डोमेन रेल्म माहिर को मुकम्मल तौर पर दबा सकता था अगर जंगजुओं की बुनियादी खुसूसियात के दरमियान न होने के बराबर फर्क हो। ताहम उसकी लाइटनिंग फ्लैश मुकम्मल नहीं थी। वो तकनीक की हकीकी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल कर सकता था। लाइटनिंग फ्लैश पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने का मतलब 17 हमलों का एक सिलसिला इस्तेमाल करना और उन सब को बगैर किसी रुकावट के जम करना था। तकनीक ने अपने सारिफ को एक मुख्तसर लम्हे के लिए आला दर्जे के हरीफों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत दी। बदकिस्मती से सैफ अली अभी सिर्फ 13 हमलों को यकजा कर सकता था, जो बमुश्किल लाइटनिंग फ्लैश की कम अज कम जरूरत को पूरा कर रहा था। इस मेयार पर लाइटनिंग फ्लैश एक एडवांस्ड कॉम्बैट टेक्निक की तरह काम कर रही थी, ब्रोन्स कॉम्बैट टेक्निक की तरह नहीं। हमला करने के बाद सैफ अली ने अपनी पोजीशन दुरुस्त की और एक बार फिर लाइटनिंग फ्लैश पर अमल दरामद किया। टावर ऑफ फॉर गॉड्स के अंदर इसके स्टेमिना और इर्तिकाज की बहाली की रफ्तार बैरूनी दुनिया के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज थी। यहां तक कि अगर वो यहां बार बार ब्रोन्स कॉम्बैट टेक्निक इस्तेमाल करता, तब भी इसका स्टेमिना और इर्तिकाज तेजी से भर जाता। कुदरती तौर पर वो इतने फायदेमंद माहौल में अपना वक्त जाया नहीं कर सकता था। पहला लेवल 93 ट्विन आउडेड नीदर फायर भेड़िए सैफ अली के हाथों 20 सेकंड से भी कम वक्त में हलाक हो गया। इसी लेवल की 6 अफराद की पार्टी भी नीदर फायर भेड़िए को इतनी जल्दी नहीं मार सकती थी जितनी जल्दी सैफ अली ने मारा था। जबकि सैफ अली ने तरबियत जारी रखी, स्विमिंग ड्रैगन, मेलाडी, थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बू ने टावर ऑफ फॉर गॉड्स के फवाइद दरियाफ्त करने के बाद ऐसा ही करना शुरू कर दिया। 3 दिन तक उन पांचों ने बगैर आराम के नीदर फायर भेड़ियों को मारा। जिस रफ्तार से सैफ अली राकेशों को मार रहा था, वो एक दिन से भी कम वक्त में पहली आजमाइश मुकम्मल कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा करने में जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने अपने अमाल पर गौर किया और लाइटनिंग फ्लैश और अपनी ट्रदो की महारतों की मशक की। उसने नीदर फायर भेड़ियों को मारने से काफी मिकदार में एक्सपी भी हासिल किया। इसके लेवल बढ़ने की रफ्तार इतनी ही तेज थी जितनी कहीं और उसकी आम पीसने ग्राइंडिंग की रफ्तार थी। मजीद ये कि नीदर फायर भेड़ियों ने काफी अच्छी लूट मार भी गिराई, जिससे सैफ अली को बहुत से लेवल 90 के ब्रोन्स हथियार और साजो सामान मिले। 3 दिनों में उसकी बेहतरी की रफ्तार हद से ज्यादा थी। जब आजमाइश खत्म होने के करीब थी, सैफ अली लाइटनिंग फ्लैश पर काबिल एतमाद तरीके से अमल दरामद कर सकता था। हर इस्तेमाल के साथ सिर्फ अपने इर्तिकाज का 1/3 हिस्सा इस्तेमाल करता था। बदकिस्मती से वो अब भी 13 हमलों तक महदूद था। से किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। सैफ अली ने आखिरी नीदर फायर भेड़िए को तभी मारा जब 3 दिन की वक्त की हद तकरीबन खत्म होने वाली थी। जैसे ही आखिरी ट्विन आउडेड नीदर फायर भेड़िए मरा, सैफ अली के गिर्द का मंजर दोबारा बदल गया। अगरचे वो अब भी एक लामुतनाही मैदान में था, लेकिन राकुशस बदल गए थे। अब घोस्ट वॉरियर्स मैदान में घूम रहे थे, जिन्होंने हथियार और ढालें उठा रखी थीं। ये घोस्ट वॉरियर्स 6 के ग्रुपों में हरकत करते थे, जिनमें से कुछ दिफा पर, कुछ करीबी हमले पर और कुछ दूर मार हमलों पर मामूर थे। वो बासिस के लिए एक मुकम्मल छापामार पार्टी की तरह थे। घोस्ट वॉरियर अनडेड लॉर्ड लेवल 93 HP 30/000/30/000 सिस्टम 3 दिनों के अंदर 600 घोस्ट वॉरियर्स को मारे। अगर आप मुकर्ररा वक्त में इस काम को मुकम्मल करने में नाकाम रहते हैं, तो चैलेंज को खुद ब खुद नाकामी तसव्वुर किया जाएगा। वक्त ज़ाय किए बगैर सैफ अली ने घोस्ट वॉरियर पार्टी पर हमला कर दिया। घोस्ट वॉरियर्स ने सैफ अली को देखते ही हमला नहीं किया। इसके बजाय ढाल उठाने वाले 2 घोस्ट वॉरियर्स उसके हमले को रोकने के लिए आगे बढ़े, जबकि नेजा उठाने वाले 2 जंगजू उनके पीछे चले गए। नेजा बरदारों ने इस लम्हे हमला करने की तैयारी की जब सैफ अली का सामना टैंकों से हुआ। दरी असना कमान उठाने वाले 2 घोस्ट वॉरियर्स अतराफ से सैफ अली पर हमला करने के लिए फैल गए। घोस्ट वॉरियर्स का जंगी मेयार वाज़े तौर पर नीदर फायर भेड़ियों से 1 दर्जा ऊपर था। ट्रायल टावर को बतौर हवाला इस्तेमाल करते हुए वो तीसरी मंजिल के दरमियानी मरहले के मेयार पर थे।
अगर एक आम ट्र 2 माहिर इस 6 रुकनी राकुशस पार्टी का मुकाबला करने की कोशिश करता तो वो गालिबन बच निकलने के लिए जिदोजहद करता, अपने हरीफों को शिकस्त देना तो दूर की बात। खुशकिस्मती से ये घोस्ट वारियर्स सैफ अली के लिए कोई खतरा नहीं थे। पिछली आजमाइश की तरह उसने अपनी लाइटनिंग फ्लैश की मशक जारी रखी। इंसानी नुमा राकेशों से लड़ना इसे दरिंदों से लड़ने के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेजी से बेहतर होने में मदद देगा। घोस्ट वारियर्स ने नीदर फायर भेड़ियों के मुकाबले में बेहतर लूट मार और ज्यादा एक्सपी भी फराहम किया। नीदर फायर भेड़ियों ने मिस्टरेस आयरन साजो सामान का एक टुकड़ा भी नहीं गिराया था, लेकिन घोस्ट वारियर्स ने कभी कभार ऐसा किया। जहां तक एक्सपी का ताल्लुक है, घोस्ट वारियर्स ने नीदर फायर भेड़ियों के मुकाबले में 3 गन्ना ज्यादा फराहम किया, जिन्होंने पहले ही आम लेवल 93 के लॉर्ड से ज्यादा एक्सपी दिया था। नतीजे के तौर पर सैफ अली का तजुर्बा बार तेजी से भर गया। जब तक सैफ अली ने दूसरी आजमाइश मुकम्मल की, वो 94 लेवल तक पहुंच चुका था। दूसरी आजमाइश मुकम्मल करने के बाद सैफ अली के गिर्द का मंजर बदल गया, लेकिन जब इसने अपने नए हरीफों को देखा तो वो दंग रह गया। तीसरी आजमाइश एक कदीम अखाड़े कोलासियम में हुई, जो 10 मुकम्मल मुसल्ला जिन्नात जायंट्स का घर था। इन जिन्नात में से हर एक ट्र 2 का था। वो राकुशस नहीं थे, वो हकीकी ट्र 2 NPCs थे। जाइंट ग्लैडिएटर जाइंट ट्र 2 लेवल 94 HP 5-400-000/5-400-000। जिन्नात की नस्ल एक बासलाहियत नस्ल थी। जिन्नात न सिर्फ बेपनाह ताकत के मालिक थे, बल्कि उनकी जमीन से वाबस्तगी भी बेमिसाल थी। वो पैदाइशी जंगजू थे। मजीद बरा खिलाड़ियों के बरक्स NPC जिन्नात को जिन्नात की नस्ल की खुसूसियात मुकम्मल तौर पर विरासत में मिली थी। वो आम ट्र 2 NPCs के मुकाबले में कहीं ज्यादा जंगी ताकत रखते थे, और अब सैफ अली को उनमें से 10 का सामना करना था। सिस्टम एक दिन के अंदर 10 जाइंट ग्लैडिएटर्स को मारेंगे। अगर आप मुकर्ररा वक्त में इस काम को मुकम्मल करने में नाकाम रहते हैं तो चैलेंज को खुद ब खुद नाकामी तस्वुर किया जाएगा। बाब 2266 100% से तजावुज करना। अगरचे वक्त की हद इतनी कम नहीं है, लेकिन ये आजमाइश पिछली आजमाइश से कहीं ज्यादा मुश्किल है, सैफ अली ने सोचा जब उसने अखाड़े के बीच में ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े 10 जाइंट ग्लैडिएटर्स को देखा। अगर एक हाफ सेटअप रिफाइनमेंट रिलिम माहिर ने इस चैलेंज की कोशिश की तो उन्हें गालिबन पास होने का मौका हासिल करने के लिए अप टू डेट डार्क गोल्ड साजो सामान के मुकम्मल सेट की जरूरत होगी। राकेशों के बरक्स NPCs के पास बहुत सी महारतें और जादू होते थे। उनका जंगी मेयार भी राकेशों से कहीं बेहतर था। मजीद बरा एक ही ट्र के अंदर NPCs की ताकत में बहुत बड़ा फर्क था। ये इनफरादी NPC के हथियारों और साजो सामान की वजह से था। मुकम्मल डार्क गोल्ड साजो सामान में मलबूस एक NPC बिलाशुबा ब्रॉन्ज साजो सामान वाले के मुकाबले में एक बड़ी बुनियादी खुसूसियत की बरतरी रखता होगा। प्लेटफॉर्म पर मौजूद 10 NPC जिन्नात में से सबसे कमजोर ने ब्रॉन्ज साजो सामान पहन रखा था, जबकि सबसे मजबूत फाइन गोल्ड रैंक की अशिया से लैस था। जिन्नात की नस्ल के फितरी टैलेंट के साथ एक इंसानी खिलाड़ी की बुनियादी खुसूसियात इतनी ज्यादा नहीं हो सकती थी, चाहे वो मुकम्मल तौर पर डार्क गोल्ड साजो सामान में ही क्यों ना हो। खिलाड़ी सिर्फ अपनी तकनीकों पर भरोसा करके ही इस आजमाइश को मुकम्मल कर सकते थे। टावर ऑफ फॉर गॉड्स के अंदर बैरूनी अशिया और बरसर्क स्किल्स ममनू थी। खिलाड़ी आजमाइशों को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा कर सकते थे। तीसरी आजमाइश की मुश्किल की सतह ने पहली 2 आजमाइशों को वार्म अप जैसा बना दिया था, जबकि यह हकीकी इम्तिहान का आगाज था। ताहम सैफ अली ने इस मामले पर ज्यादा नहीं सोचा और ऊंचे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। 6 दिन की मुसलसल तरबियत के बाद वो एक रुकावट बॉटनिक तक पहुंच गया था। उसने कुछ भी करने की कोशिश की, वो लाइटनिंग फ्लैश के साथ ज्यादा से ज्यादा 14 हमले ही कर सकता था। उसने अपने इर्तिकाज के इस्तेमाल को भी अपने कल का सिर्फ 1/4 तक कम कर दिया था। इसे तकनीक के साथ बेहतर होने के लिए कहीं ज्यादा वक्त दरकार होगा। लिहाजा अपनी जंगी ताकत में कोई बेहतरी देखे बगैर तरबियत में पूरा दिन जाय करने के बजाय उसने पहली मंजिल की आजमाइशों को मुकम्मल करने और दूसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। जिस लम्हे सैफ अली ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, NPC जिन्नात में से एक आगे बढ़ा और प्लेटफॉर्म के मरकज में आ गया। जैसे ही जाइंट सैफ अली के पास पहुंचा, उसने अपनी 2 हथतबर एक्स को तलवारबाज की तरफ घुमाया। घने जमीनी किस्म के माना ने कुल्हाड़ी को लपेट रखा था।
न सिर्फ जमीनी किस्म के माना ने कुल्हाड़ी के वजन में काफी हद तक इजाफा किया, बल्कि इसने वहां कशिश शक्ल की कुव्वत को भी तेज कर दिया जहां सैफ अली खड़ा था, जिससे इसकी नक्लो हरकत कम हो गई। एक जंगी तकनीक। जैसे ही जायंट का हमला करीब आया, सैफ अली की आंखों में हैरत चमक उठी। जंगी तकनीकें सिर्फ खिलाड़ियों के लिए मखसूस नहीं थीं। दरहकीकत वो हमेशा से गॉड्स डोमेन में मौजूद रही थीं। लीगेसी स्टोन टैबलेट्स, लेगेसी स्टोन टैबलेट्स इसका सबूत थीं। ताहम एनपीसीज के लिए खिलाड़ियों के मुकाबले में जंगी तकनीकें सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आमतौर पर एनपीसीज टीम तक पहुंचने के बाद ही जंगी तकनीकों का सामना करते थे। इसके बावजूद एक छोटी सी अक़लियत ही इन जंगी तकनीकों पर अमल दरामद करने के काबिल थी। सैफ अली इस दो जायंट को अपने खिलाफ जंगी तकनीक इस्तेमाल करते हुए देखकर क्यों हैरान न होता। यहां तक कि एक बुनियादी जंगी तकनीक भी एनपीसी की जंगी ताकत को नुमाया तौर पर बुलंद कर सकती थी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि दो जायंट का जंगी मेयार ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल के इब्तिदाई मरहले पर था, ये एनपीसी आसानी से एक हाफ सर्टिफाइंग मिलिट्री माहिर को कुचल सकता था। सिर्फ सैफ अली के लिए जायंट का हमला काफी खाम था। उसने टोलाइट ब्लेड के हल्के झटके से जायंट की कुल्हाड़ी को रोका, कलंगरे के एक वार के साथ जवाबी हमला किया और जायंट के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाया। शेडो ब्लेड। 10 चमकते हुए सितारे एनपीसी जायंट की तरफ उड़े। जैसे ही वो अपने हदफ को निशाना बनाने वाले थे, उनके रास्ते आपस में मिल गए और जोड़े जम हो गए। नतीजे में बनने वाले 5 सितारों ने इससे भी ज्यादा शानदार चमक खारिज की। सिस्टम शेडो ब्लेड की तकमील की शरह 101%, जिसके नतीजे में महारत के असर का 170% हासिल हुआ। महारत की महारत 10। जब 5 सितारे जायंट से टकराए तो असर ने एनपीसी को पीछे धकेल दिया और उसके सर के ऊपर एक के बाद एक 200,000 से ज्यादा के 5 नुकसानात जाहिर। जब तक जायंट जमीन से टकराया, वो लम्हा भर के लिए मफलूज हो चुका था। कितना ताकतवर असर है। इसके जवाबी हमले के नतीजे ने सैफ अली को हैरान कर दिया। 6 दिन की मुसलसल तरबियत के बाद वो 100% तकमील की शरह के साथ काबिल एतिमाद तरीके से शेडो ब्लेड पर अमल दरामद कर सकता था। उसने यकीनी तौर पर अब इससे आगे निकलने की तवक्को नहीं की थी। 100% की हद को उबूर करने के नतीजे में शेडो ब्लेड ने एक नया असर हासिल किया था, जिसने हदफ को 1 सेकंड के लिए मफलूज कर दिया था। यकीनन किसी महारत के साथ 100% तकमील की शरह से तजावुज करना शदीद मुश्किल था, लेकिन इसका तजुर्बा करने के बाद सैफ अली को शेडो ब्लेड के जौहर की एक मोटी समझ आ गई थी। अब यहां तक कि एक बार जब वो टावर ऑफ 4 गॉड्स छोड़ देगा, इसे महारत के साथ 100% तकमील की शरह हासिल करने का यकीन था। सैफ अली जायंट के पास नमूदार हुआ और मफलूज एनपीसी के संभलने से पहले कलंगरे को घुमाया। लाइटनिंग फ्लैश। तलवार की 14 रोशनियों ने बैक वक्त एनपीसी जायंट को काट दिया, जिससे जायंट की एचपी एक नाजुक हद तक कम हो गई। सैफ अली ने फौरी तौर पर टोलाइट ब्लेड के साथ पीछा किया, परगटी पेंटास्लैश परगटी पर अमल दरामद किया, जिससे जायंट की आखिरी एचपी भी खत्म हो गई। पहले जायंट के साथ लड़ाई 3 सेकंड से ज्यादा नहीं चली। दूसरे एनपीसी जिन्नात ने अखाड़े के एक कोने से संजीदा तासुरात के साथ देखा। ठीक है, अगला। सैफ अली ने जिन्नात की तरफ एक भूखी नजर डालते हुए मुतालबा किया। स्विमिंग ड्रैगन और दीगर गालिबन इन एनपीसी जिन्नात को शिकस्त देने के लिए जिदोजहद करेंगे, लेकिन सैफ अली की बुनियादी खुसूसियात इसी लेवल के 3 खिलाड़ी से भी ज्यादा थीं, और इसका जिस्म और रद्द अमल की रफ्तार सिर्फ थोड़ी कम थी। अगर उसे इन 2 जिन्नात के साथ अपने बड़े फवाइद के बावजूद परेशानी होती, तो वो अब गार्ड्स डोमेन से रिटायर हो सकता था। ताहम सैफ अली को यह तस्लीम करना पड़ा कि इन एनपीसी जिन्नात ने बहुत ज्यादा एक्सपी दिया, यहां तक कि इसी लेवल के ग्रेट लॉर्ड्स से भी ज्यादा। पहले जायंट को मारने के बाद इसका तजुर्बा बार काफी हद तक बढ़ गया था। बदकिस्मती से एनपीसी ने कोई लूट मार नहीं गिराई। सैफ अली ने 5 मिनट से भी कम वक्त में तमाम 10 एनपीसी जिन्नात को शिकस्त दे दी। जैसे ही आखिरी एनपीसी मरा, मंजर एक बार फिर बदल गया। इस बार सैफ अली को एक मंदिर में पहुंचा दिया गया था। जिस लम्हे सैफ अली पहुंचा, इसे एहसास हुआ कि यहां इटरनल एनर्जी बहुत कम घनी है। पहली मंजिल की इटरनल एनर्जी से कोई मवाजना ही नहीं था। दरी असना सांपों के राक्षसों की एक बड़ी तादाद मंदिर में घूम रही थी। न सिर्फ ये राक्षस बहुत बड़े थे, तकरीबन 2 मंजिला इमारत जितने ऊंचे, बल्कि इनमें से हर एक के कल 6 सर भी थे।
6 आउडेड हिल सनेट बिल्ड लाइन मखलूक लॉर्ड लेवल 94 HP 42-000-42-000-000 बिल्ड लाइन मखलूक। सैफ अली मंदिर के 6 आउडेड हील सिनेक्स को देखकर दंग रह गया। उसने तवक्को नहीं की थी कि दूसरी मंजिल पहली मंजिल के मुकाबले में बहुत ज्यादा चैलेंज होगी। बिल्ड लाइन मखलूक एक ही ट्रिकी मखलूकात में अशराफिया का दर्जा रखती थी। उनके पास बिल्ड लाइन की सलाहियतें और गैर मामूली जंगी ताकत भी थी। यहां तक कि 2 जाइंट NPCs के बारे में भी ये जमानत नहीं दी जा सकती थी कि वो 1-on-1 लड़ाई में उन हिल सिनेक्स के खिलाफ जीत जाएंगे। लेकिन अपने मुख्तसर सदमे के बाद सैफ अली का चेहरा खुशी से चमक उठा। बिल्ड लाइन मखलूक इंतहाई नायाब थी। यहां तक कि सैफ अली सिर्फ चंद जगहों के बारे में जानता था जहां बिल्ड लाइन मखलूक मौजूद थी। उसने बिल्ड लाइन पावर जमा करने के लिए थंडर टेम्पल के साइड टेम्पल में नागस को पीसने पर गौर किया था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो खुद को इस सफर से बचा सकता है। सिस्टम मुबारक हो, अपने पहली मंजिल की आजमाइशें मुकम्मल कर ली हैं और टावर ऑफ 4 गॉड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। अब यहाँ एक दिन आराम करने या फौरी तौर पर दूसरी मंजिल की आजमाइशें शुरू करने का इंतखाब कर सकते हैं। मैं काफी अरसे से बगैर आराम के तरबियत कर रहा। अगर मेरा जहन साफ भी है तो मेरा जिस्मानी वजूद कमोबेश मुतासिर हुआ है। मुझे अभी लॉग ऑफ करके आराम करना चाहिए। मामले पर थोड़ा सोचने के बाद सैफ अली ने आराम करने की सिस्टम की पेशकश कबूल करने का फैसला किया। जब सैफ अली अपनी वर्चुअल गेमिंग केबिन से बाहर निकला तो सूरज की रोशनी उसके कमरे में आ रही थी। दोपहर का वक्त हो चुका था। सैफ अली ने अंगड़ाई ली। इसे अचानक जिस्मानी तौर पर कमजोरी महसूस हुई। मजीद ये कि उसे शदीद भूख लगी थी और उसके जिस्म का हर खलिया ग़िज़ाइयत का तकाजा कर रहा था। उसे सर में हल्कापन और नींद भी महसूस हो रही थी। ये क्या हो रहा है? सैफ अली की जिस्मानी हालत ने उसे हैरान कर दिया। अगर उसने खुद को बेदार ना रखा होता तो गालिबन वो बेहोश हो जाता। बाब 2265 टावर ऑफ 4 गॉड्स का असर। सैफ अली की तवानाई की शदीद कमी की वजह से इसका स्टेमिना तेजी से खत्म हो रहा था। अपनी महरूमी की वजह को फी अलहाल नजरअंदाज करते हुए सैफ अली अपने कमरे में मौजूद फरीज की तरफ बढ़ा और उसके अंदर मौजूद लाइफ पोशंस में से एक निकाली। उसने ढक्कन खोला और बगैर किसी हिचकिचाहट के बोतल का मवाद पी लिया। जैसे ही लाइफ पोशन इसके हल्क से नीचे उतरा, सैफ अली ने अपने पूरे जिस्म में एक गर्मजोशी फैलती महसूस की और उसका जहन साफ होने लगा। इसके गर्म होने के बाद इसके खलियों ने ग़िज़ाई अज्जा को भूखे भेड़ियों की तरह हड़प कर लिया। जब उसने पहली बार लाइफ पोशन इस्तेमाल किया था तो उसके जिस्म को इसे प्रोसेस करने के लिए 3 से 5 दिन दरकार थे। फिर भी अब इसके जिस्म ने तेजी से इसके ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब कर लिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद सैफ अली को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो दोबारा जिंदा हो गया हो। उसने लाइफ पोशन को मुकम्मल तौर पर हजम भी कर लिया था। अगर कोई इंटरनल फोर्स का माहिर ये देखता तो उसकी आंखें हैरत से बाहर निकल आती। लाइफ पोशन में ग़िज़ाई अज्जा की खौफनाक मिक़दार मौजूद थी और यहाँ तक कि एक इंटरनल फोर्स माहिर को अपनी जिस्मानी हुदूद तक तरबियत करने के बाद इस ताकतवर मशरूब को प्रोसेस करने के लिए 3 दिन दरकार होंगे। मजीद ये कि उन्हें इस दौरान एक दीवाने की तरह तरबियत जारी रखनी होगी। फिर भी सैफ अली ने 10 मिनट में लाइफ पोशन हजम कर लिया था और अब भी महसूस कर रहा था कि इसे मजीद जरूरत है। ये लाइफ पोशन वाकई अच्छी चीज है। इसके बगैर मुझे अपनी भूख से निजात पाने के लिए एस रैंक न्यूट्रिएंट फ्लूइड की तकरीबन 5 बोतलों की जरूरत होती। सैफ अली ने अपने हाथ में मौजूद खाली कंटेनर को घूरते हुए दिल में सोचा। अगरचे वो लाइफ पोशनस को बचाकर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसने अपनी इब्तिदाई तवक्को से कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर ली थी। वो पहले ही अपनी आखिरी बोतल पर था। एक बार जब ये खत्म हो गई तो उसकी जिस्मानी और ज़हनी तरक्की तेजी से गिर जाएगी। दर हकीकत लाइफ पोशनस टावर ऑफ 4 गॉड्स में उसकी तेज रफ्तार बेहतरी का एक बड़ा हिस्सा थी। जैसे ही सैफ अली अपनी भूख से संभला और अपने इर्द गिर्द देखा, इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बिल्कुल नई दुनिया में उभरा हो। वाज़े तौर पर उसका इदराक तेजी से तेज हो गया था। ये क्या हो रहा है? इस तरक्की ने सैफ अली को दंग कर दिया। ये सिर्फ इसके इर्द गिर्द की दुनिया नहीं थी जो मुख्तलिफ महसूस हो रही थी। वो ये भी महसूस कर सकता था कि उसके खलिये नुमायां तौर पर मजबूत हो गए हैं। अब
इसे महसूस हुआ कि वो एक आम हिट के साथ भी 1000 किलोग्राम की मुक्का मारने की ताकत हासिल कर सकता है। इसके रद्दे अमल की रफ्तार में भी बेहतरी आई थी। इन तब्दीलियों के साथ इसका जिस्मानी कंट्रोल एक नई सतह पर पहुंच गया था। सैफ अली को इस बात पर मुसलसल सर दर्द रहता था कि अपने रद्दे अमल की रफ्तार और जिस्मानी कंट्रोल को कैसे बेहतर बनाया जाए। उसने कभी तवक्को नहीं की थी कि अब उसे एक ब्रेक थ्रू हासिल होगा। वो गार्ड्स डोमेन में अपनी ज़हनी चुस्ती को इसकी आखिरी हुदूद तक पहुंचा सकता था, क्योंकि इसके पास नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर जिस्म और काफी रद्दे अमल की रफ्तार थी। लेकिन हकीकी दुनिया में ऐसा नहीं था। इसकी वजह से वो हकीकी दुनिया में अपनी गेम के अंदर की बहुत सी हरकत को दोहरा नहीं सकता था। अब जबकि इसकी जिस्मानी फिटनेस और रद्दे अमल की रफ्तार में नुमायां बेहतरी आई थी, वो ज्यादा ताकत का मुजाहरा करने के काबिल होगा। मजीद बरा सैफ अली बता सकता था कि उसकी जिस्मानी हालत अभी अपने उरूज पर नहीं पहुंची थी। ज़हनी ब्रेक थ्रू करने के बाद इसका एंडोक्राइन सिस्टम मजबूत हो गया था, जिससे इसके खून में मुसलसल मजीद हार्मोन्स शामिल हो रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिस्मानी फिटनेस को तब्दील और बेहतर बना रहे थे। क्या मैं टावर ऑफ फॉर गॉड्स में अपनी तरबियत के दौरान ग्रैंड मास्टर के मेयार तक पहुंच गया हूं? सैफ अली ने इस बड़े इम्कान पर गौर किया कि वो अपनी तरबियत के दौरान एक न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर बन गया है। वो अपनी जिस्मानी तब्दीलियों की कोई दूसरी वजाहत नहीं सोच सकता था। अपनी माफौक अलफितरत फिटनेस और रद्दे अमल की रफ्तार के साथ इसकी मजमूई ताकत एपिक्स इंटरनल फोर्स माहिरीन से कहीं ज्यादा थी। अगर वांग जोंगकुआन वांग दोबारा उसके सामने आता तो उसे किसी खास तकनीक की जरूरत नहीं होती। वो एक सीधे मुक्के से इस शख्स को आसानी से खत्म कर सकता था। एक लम्हे के लिए सैफ अली को अपनी जिस्मानी हालत जांचने के लिए हेडक्वार्टर के ट्रेनिंग रूम की तरफ भागने की शदीद ख्वाहिश हुई। इसके पास अब भी 2 टेलीपोर्टेशन स्टोन थे, जिसका मतलब था कि वो 4 मजीद खिलाड़ियों को टावर ऑफ फॉर गॉड्स में भेज सकता था। अगर इसका अंदाजा दुरुस्त था और खिलाड़ी टावर में तरबियत हासिल करके हकीकी दुनिया में ताकत हासिल कर सकते थे और साथ ही 100% स्कल कंप्लीशन रेट को उबूर कर सकते थे, तो उसे अपने गिल्ड के कुछ माहिरीन को, जिनमें बड़ी सलाहियत थी, टावर में तरबियत के लिए भेजने की जरूरत थी। अगरचे लेबाउ हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर हेवेंस रामबल ट्रेनिंग सेंटर की क़यादत कर रहे थे और शोला रानी और दीगर गैर मामूली तौर पर मजबूत थे, लेकिन लोजीनिग्लो को कम नहीं समझा जा सकता था। ट्रेनिंग सेंटर के ग्रैंड ओपनिंग के दौरान वांग जोंगकुआन की मुदाखलत महज हालात को जांचने की एक कोशिश थी। अगर लो जीनिग्लो ने संजीदा होने और ट्रेनिंग सेंटर पर खुफिया हमला करने का फैसला किया, तो उसके पास ट्रेनिंग सेंटर को बेखबर पकड़ने के बहुत से तरीके होंगे। ली बाउ जैसा तजर्बाकार मास्टर मार्शल आर्टिस्ट उन खुफिया हमलों का मुकाबला कर सकता था, लेकिन शोला रानी और दीगर इतने मजबूत नहीं थे। मजीद बरा उन्हें हर वक्त जीरो विंग के मैन हेडक्वार्टर की हिफाजत के लिए लोगों की जरूरत थी। अगर जीरो विंग एक और ग्रैंड मास्टर की परवरिश कर सकता, तो जीरो विंग हेडक्वार्टर और हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर की हिफाजत यकीनी हो जाएगी। न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर्स आम इंसानी हुदूद से बालातर थे। उनके इंतहाई तरक्की याफ्ता जहन 7वें हिस्स का इस्तेमाल करते थे, जो उनकी जबलती छठी हिस्से भी आगे थी। खतरे और बका के बारे में उनका इदराक गैर इंसानी सतह तक पहुंच गया था। यहाँ तक कि अगर लो जीनिग्लो ने साय से जीरो विंग पर हमला करने की कोशिश की, तो उसे न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर के खिलाफ कुछ भी हासिल करने में बहुत मुश्किल होगी। इस मकाम तक सोचते हुए सैफ अली ने लियांग जिंग से राब्ता किया, जीरो विंग की तरक्की पर रिपोर्ट तलब की और गिल्ड के आला ओहदेदारों को मीटिंग के लिए जमा किया। इसका इरादा था कि कोई फैसला करने से पहले सबके साथ टावर ऑफ फॉर गॉड्स पर बातचीत करे। आखिरकार उसके पास सिर्फ 4 सलाट बाकी थे। सैफ अली के टावर ऑफ फॉर गॉड्स में दाखिल होने से पहले जीरो विंग आसानी से तरक्की कर रहा था, और लियांग जंग की रिपोर्ट के मुताबिक शाइस्ता ने अपना फ्लाइंग माउंट हासिल करने के बाद न सिर्फ अपने माहिरीन को तेजी से लेवल बढ़ाने में मदद दी थी, बल्कि इसने काफी नायाब फील्ड बॉसेस का शिकार भी किया था। नतीजे के तौर पर उसने गिल्ड के लिए काफी वसाइल और साजो सामान जमा किए थे। दरी असना, शोला रानी और दीगर ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी के फवाइद पर भरोसा किया। बॉटमलेस ईबीस बॉटमलेस अबिस में मुख्तलिफ सुपर पावर्स की तलाश की पेशरफ्त को पीछे छोड़ दिया। ताहम जहां स्टोन सर्पिनेट किंग के छापे के बाद सब कुछ ठीक था, स्टार लिंक ने यह अफवाह फैला दी थी कि सैफ अली ने एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम चुरा लिया। इससे सी ऑफ डेथ में जबरदस्त हलचल मच गई। इस इलाके की हर ताकत ने जीरो विंग के अरकान को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, और नतीजे के तौर पर जीरो विंग अपनी बहरी तरक्की जारी रखने अब बहरी वसाइल के लिए मुकाबला करने से कासिर रहा था।
बहुत से माहिरीन सैफ अली को भी तलाश कर रहे थे, खास तौर पर बहुत सी तारीक ताकतों के माहिरीन। फरीगुमनिटेड लेजेंडरी आइटम के लिए इन तारीक ताकतों की ख्वाहिश खास तौर पर दीवाना वार थी और उन्होंने सैफ अली का सुराग लगाने के लिए जीरो विंग में एक से ज्यादा जासूस भेजे थे। अगरचे हमने बॉटम लेस ईबीज से मास्टर पोशनस और फाइन गोल्ड रेजटनस साजो सामान तैयार करने के लिए जरूरी मवाद हासिल कर लिया है, लेकिन हमारी बहरी सप्लाई लाइन अमली तौर पर कट गई। उसने हमारे मवाद जमा करने की रफ्तार को नुमाया तौर पर सुस्त कर दिया है, कालू भाई ने कहा। लो जीनिग्लो वाकई बेरहम है, सैफ अली तलखी से मुस्कुराया। उसने स्टोन सर्पिनेट किंग से फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम हासिल नहीं किया था, फिर भी कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। स्टोन सर्पिनेट किंग अब तक का सबसे मजबूत बास था जिसे गार्ड्स डोमेन में किसी ने मारा था। यहां तक कि फरोसक मोनारक, फ्रॉस्ट मानर भी किंग क्लास समुद्री इफरीत जितना ताकतवर नहीं था। दरी असना, जब खिलाड़ी लेवल 100 के नक्शों में दाखिल होंगे तो मास्टर पोशनस और आला दर्जे के रेजटनस साजो सामान एक जरूरत बन जाएंगे। लेवल 100 गेम में एक बहुत बड़ा मोड़ था और इस लेवल के नक्शे अक्सर बदल जाएंगे, राकेशों का तो जिक्र ही किया है। मास्टर पोशनस और आला दर्जे के रेजटनस साजो सामान के बगैर खिलाड़ियों के पास उन नक्शों में जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं होगी। अगर खिलाड़ी उन इलाकों में जिंदा भी नहीं रह सकते थे तो उनके पास अपने 3 प्रमोशन क्वेस्ट मकामात पर जिंदा रहने का कोई मौका नहीं होगा, जो कहीं ज्यादा खतरनाक थे। इस मामले पर मुख्तलिफ ताकतों की लाइलमी का फायदा उठाने के लिए जीरो विंग ने उन अशिया को तैयार करने के लिए जरूरी मवाद का खुफिया तौर पर जखीरा किया था। ताहम जीरो विंग की बहरी सप्लाई लाइन कटने के साथ इसके मवाद जमा करने की रफ्तार आधी रह गई थी। शाइस्ता यहाँ क्यों नहीं है? सैफ अली ने सबकी रिपोर्टें सुनने के बाद पूछा। अपने पास मौजूद वाइस गिल्ड लीडर की खाली नशिस्त को अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। शाइस्ता ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में जीरो विंग की ब्रांच गिल्ड की जिम्मेदार थी। इसके इंतजाम में गिल्ड के वसाइल और अफरादी कुव्वत का एक बड़ा हिस्सा था। ये कालू भाई एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। क्या कुछ हुआ है? कालू भाई के जवाब उसकी कमी ने सैफ अली को बुरा एहसास दिलाया। दरहकीकत फैंग फैमिली, जो फैंग लिन सिटी की नंबर 1 फैमिली है, ने बड़ी बहन शाइस्ता को शादी की तजवीज दी है। फैंग फैमिली का असर और रसूख पूरे शहर और उसकी बहुत सी सनतों में है, इसलिए बड़ी बहन शाइस्ता के वालिदैन के पास इस मामले में ज्यादा इंतखाब नहीं। बड़ी बहन शाइस्ता इसलिए गैर हाजिर है क्योंकि वो इस मसले से निमटने का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही है, वानिया ने कहा। व्हाइट क्लैन ग्रुप की पुष्टपनाही के बावजूद बाई फैमिली को फैंग लिन सिटी में सिर्फ सेकेंड रेट समझा जाता था। इसके मुकाबले में फैंग फैमिली शहर की टॉप फर्स्ट रेट फैमिली थी। बाई फैमिली को तबाह करना फैंग फैमिली के लिए बच्चों का खेल होगा। फैंग फैमिली, सैफ अली खबर सुनने के बाद अपनी मुस्कुराहट ना रोक सका। इत्तेफाक से मेरा फैंग फैमिली के साथ कुछ काम है। चूंकि ऐसी बात है, लियांग जन बराकरम गाड़ी तैयार करें। गिल्ड लीडर, आपको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। फैंग फैमिली की हिफाजत एक न्यूट्रलाइजर ग्रैंड मास्टर कर रहा है, ली बाओ ने जल्दी से खबरदार किया। ज्यादातर लोग फैंग फैमिली के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने अपनी जिंदगी का एक अच्छा हिस्सा लड़ाई की दुनिया में गुजारा था, ली बाओ इस ताकत से बखूबी वाकिफ थे जो फैंग फैमिली के पास थी। फैंग फैमिली इस न्यूट्रलाइजर ग्रैंड मास्टर की हिमायत की वजह से फैंग लिन सिटी की टॉप फर्स्ट रेट फैमिली बन गई थी। एक न्यूट्रलाइजर ग्रैंड मास्टर, क्या इत्तेफाक है? मैं भी इत्तेफाक से एक हूं, सैफ अली ने लीबाओ की तरफ देखते हुए ऐलान किया। फिर वो उठा और मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। बाब 2266 नताइज। फैंग लिन सिटी का रेडस्टोन रेस्टोरेंट। फैंग लिन सिटी के सबसे मोतबर रेस्टोरेंट के तौर पर रेडस्टोन रेस्टोरेंट सिर्फ मेंबरों के लिए मखसूस था। कतनजर इसके कि किसी के पास कितना पैसा है, गैर मेंबरों को रेस्टोरेंट में खाने की कोई उम्मीद नहीं थी। ताहम शहर की बहुत सी मारूफ शख्सियात अक्सर कारोबार पर बातचीत करने के लिए इस इदारे का दौरा करती थी। रेडस्टोन रेस्टोरेंट एक खास तौर पर महफूज जगह थी और किसी को हसास बहस सुनने वाले दूसरे पेशावर अफराद के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होती थी। इदारे के काबिल वेटर्स और वेटर्सेस ने इस नुक्ते को वाजे कर दिया था। दूसरी बात यह कि रेस्टोरेंट का खाना हैरत अंगेज था। यहाँ तक कि वो लोग जो रोजाना लजीज खाने खाते थे वो भी यहाँ के खाने का जायका कभी नहीं भूल पाते थे। और चूंकि रेडस्टोन रेस्टोरेंट होम डिलीवरी की पेशकश नहीं करता था, इसलिए जो भी खाना चाहता था इसे खुद आना पड़ता था। इन दो अवामिल की वजह से
फैंग लिन सिटी का अमली तौर पर हर मुअज़्ज़ज़ फर्द रेस्टोरेंट में खाने के हर मौका को संजीदगी से लेता था। कुदरती तौर पर फैंग फैमिली अक्सर यहाँ आती थी। दो नौजवान इस वक्त रेस्टोरेंट के 7वें फ्लोर के VIP रूम में मौजूद थे। जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, नौजवानों ने अपने दरमियान मेज पर मौजूद पकवानों से लुत्फ अंदोज होने के लिए वक्त निकाला। इनमें से एक आदमी सख्त जान और मजबूत था, जबकि दूसरा पढ़ा लिखा लगता था। कोई भी बाहर वाला ये फर्ज नहीं करेगा कि ये दोनों सगे भाई हैं। पढ़ा लिखा नौजवान फैंग फैमिली का मौजूदा सरबरा फैंग शाओटियान फैंग था। फैंग शाओटियान ने इस वक्त सफेद लिबास पहन रखा था और अगरचे वो 20 की दहाई के वस्त में लगता था, लेकिन वो पहले ही 30 की दहाई में था। वो फैंग फैमिली का सबसे बड़ा नौजवान मास्टर था। इसके सामने बैठा हुआ कसरती जिस्म वाला आदमी खानदान का दूसरा बड़ा बेटा फैंग मंगेओ फैंग मिंगयू था। लिटिल टू 5 बड़े खानदानों के दरमियान सालाना मार्शल आर्ट्स मुकाबले की तैयारियां कैसी जा रही हैं? फैंग शाओटियान ने फैंग मंगेओ की तरफ देखते हुए पूछा। ज्यादातर खानदानों के बरक्स फैंग फैमिली एक कदीम मार्शल आर्ट्स फैमिली थी। उनके लिए 5 बड़े खानदानों के दरमियान सालाना मार्शल आर्ट्स मुकाबला कौमी फाइटिंग मुकाबले से भी ज्यादा मोतबर था। बेफिक्र रहें बड़े भाई, इस साल का मुकाबला हमारा ही है, फैंग मंगेओ ने हंसते हुए जवाब दिया। उसने फिर अपने पीछे खड़े दर्जन भर नौजवानों की तरफ इशारा किया और वजाहत की, मैंने इनमें से हर एक को जाती तौर पर तरबियत दी है। 2 ने तो इंटरनल फोर्स पर भी गिरफ्त हासिल कर ली है। फैंग मंगेओ के पीछे मौजूद दर्जन भर जंगजू बहुत जवान लग रहे थे। इनमें से कोई भी 20 साल से ज्यादा का नहीं था और सबसे छोटा सिर्फ 17 साल का था। ताहम कौमी सतह के फाइटर्स भी इन नौजवानों की फिटनेस का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अच्छा, फैंग शाओटियान ने तरीफी अंदाज में सर हिलाया। गार्ड्स डोमेन हाल ही में ज्यादा मकबूल हो रहा है और बहुत सी बड़ी कारपोरेशंस पहले ही गेम में सरमायाकारी कर चुकी है। दादा चाहते हैं कि हम भी गेम में शामिल हों, इसलिए बेहतर होगा कि अब तैयार रहें। हम भी खेलने जा रहे हैं। इस इंकिशाफ ने फैंग मंगेओ को हैरान कर दिया। हाँ, गेम कुछ अहम राजों को छूती है, इसलिए फैंग फैमिली हिस्सा लेने का इरादा रखती है, फैंग शाओटियान ने कहा। यही वजह है कि मैंने मशवरा दिया कि हम बाई फैमिली को शादी की तजवीज देने के लिए एक नुमाइंदा भेजें। ना सिर्फ बाई फैमिली की बाई शाइस्ता खूबसूरत है, बल्कि वो काफी काबिल भी है। उसने अपने बड़े भाई के गिल्ड का कामयाबी से दिफा किया, अगरचे थोड़े वक्त के लिए। तरक्की के लिए एक और दहाई के साथ बाई फैमिली हमारे हल्के में शामिल होने के काबिल हो सकती है। ये अफसोस की बात है कि ब्लैक वाटर कारपोरेशन ने इतनी जल्दी मुदाखलत कर दी, लेकिन मैंने हाल ही में सुना है कि वो गार्ड्स डोमेन में तरक्की कर रही है और इसने व्हाइट कलान ग्रुप के लिए काफी मुनाफा कमाया है। वो लिटिल 3 के लिए बिल्कुल मौजू है। उम्मीद है कि इससे लिटिल 3 को आखिरकार खुद पर काबू पाने में मदद मिलेगी। दादा की कई डांट डपट के बावजूद वो बदलने से इनकार करता है और आवारागर्दी जारी रखता है, फैंग मंगेओ ने हंसते हुए कहा। अगरचे उनका तीसरा भाई बेकार था, लेकिन वो अब भी फैंग फैमिली का रुकन था। अगरचे बाई फैमिली फैंग लिन सिटी में सेकंड रेट थी, लेकिन फैंग फैमिली ने बाई शाइस्ता को खानदान में शादी करने की इजाजत देकर बेपनाह एहतराम का मुजाहरा किया था। बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि वो छोटी लड़की चालें चल रही है। अगर आपके पास वक्त है तो बाई फैमिली का दौरा करें और उन्हें थोड़ा हिलाएं। अगर वो मसला बनी रहती है तो बाई फैमिली के बूढ़े को हमसे बात करने की दावत दें। इसे बताएं कि हमारे खानदान का सरबरा इससे मिलना चाहता है, फैंग शाओटियान ने कहा। यकीनन मैं इसे करवा दूंगा, फैंग मंगेओ ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। सच तो यह है कि फैंग मंगेओ को नहीं लगता था कि उसे कार्रवाई करने की जरूरत है। फैंग फैमिली पहले ही उन्हें शादी की पेशकश कर चुकी थी और अगर बाई फैमिली इस मेहरबानी की कदर करना नहीं जानती थी तो फैंग फैमिली उन्हें फैंग लिन सिटी से आसानी से निकाल सकती थी। बाई फैमिली को यह नुक्ता समझना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि उन्हें कौन सा फैसला करना चाहिए। इस मकाम पर सैफ अली रीडस्टोन रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गया। लियांग जंग के मुताबिक फैंग शाओटियान फैंग फैमिली का मौजूदा सरबरा और सबसे बड़ा बेटा उस वक्त रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। चूंकि फैंग शाओटियान इस शादी की तजवीज का जिम्मेदार था, इसलिए सैफ अली को इस मामले पर बराह रास्त इससे बात करनी थी। आइए अंदर चलते हैं, सैफ अली ने आमना स्याओयूफ की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी पहुंची थी। सैफ अली मेंबर नहीं था और वो आसानी से रीडस्टोन रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं हो सकता था। आमना ने, ताहम
हानफिंग हान के साथ अपने ताल्लुक के जरिए मेंबरशिप हासिल कर ली थी। इसके बावजूद आमना को अपनी मेंबरशिप बरकरार रखने के लिए सालाना 20 लाख क्रेडिट्स अदा करने पड़ते थे। आम शहरी सिर्फ अपने ख्वाबों में ही मेंबरशिप फीस बर्दाश्त कर सकते थे। क्या आप वाकई फैंग शाटियान से बात करने का इरादा रखते हैं? हेड इंस्ट्रक्टर सैफ, आमना ने बेचैनी से पूछा। फैंग फैमिली स्टार लाइन कारपोरेशन का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन फैंग लिन सिटी में उसकी जोड़ें बहुत गहरी हैं। पूरे शहर में उसका असर और रसूख बेपनाह है, खास तौर पर शहर की फाइटिंग इंडस्ट्री में। हमने हाल ही में हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर खोला है। अगर हम फैंग शाटियान को उकसाते हैं तो मुझे डर है कि इसके नताइज। ओल्ड आमना, अब डर रहे हैं कि हम इसे उकसाएंगे, लेकिन मुझे डर है कि वो हमें उकसाने के नताइज नहीं समझता। ली बाऊ ने, जो सैफ अली के पास खड़े थे, हंसते हुए कहा, ठीक है, अब बस करें, आइए अंदर चलते हैं। ली बाऊ के तबसरे ने आमना को बेजबान कर दिया। इसे यकीन था कि वो शख्स उसके साथ मजाक कर रहा है। जब आमना ने सैफ अली का अज़्म देखा तो उसने अपने दांत पैसे और दोनों आदमियों के पीछे रेस्टोरेंट में दाखिल हो गई। अंदर पहुंचने के बाद एक वेटर तेजी से सैफ अली की पार्टी को 7वीं फ्लोर पर एक वीआईपी रूम में ले गया। सियासूट में मलबूस 4 आदमी दरवाजों के पास खड़े थे, कमरे की हिफाजत कर रहे थे। ये लोग कोई और नहीं बल्कि फैंग शाटियान के बॉडीगार्ड्स थे और उन सब से रोबदार हाले खारिज हो रहे थे। अगरचे वो महज वहां खड़े थे, लेकिन यह वाज़ेह था कि 7वां फ्लोर उनके मुशाहदे में था। वो हॉल में किसी भी मशकूक हरकत को फौरी तौर पर महसूस करेंगे और उस पर रद्दे अमल देंगे। यहां तक कि ली बाऊ भी चारों बॉडीगार्ड्स से थोड़ा खौफजदा थे। चारों बॉडीगार्ड्स इंटरनल फोर्स के माहिर थे और एक छोटे से शहर में वो आसानी से मकामी फाइटिंग इंडस्ट्री के बास बन जाते। ताहम इन अफराद ने खुद को फैंग फैमिली के अरकान की हिफाजत के लिए वक्फ कर रखा था। ये वाज़ेह था कि फैंग फैमिली के पास कितनी ताकत थी। जनाब, ये एक प्राइवेट रूम है, बाहर वालों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जैसे ही सैफ अली का ग्रुप करीब आया, बॉडीगार्ड्स में से एक ने ऐलान किया, यंग मास्टर फैंग को बताएं कि हेवेंस रंबिल का सैफ अली उनसे बात करना चाहता है। सैफ अली ने सुकून से जवाब दिया। बरा करम, एक लम्हा इंतजार करें, बॉडीगार्ड ने कहा। उसने फिर अपने एयरपेस के जरिए कमरे में मौजूद बॉडीगार्ड को सैफ अली की दरखास्त पहुंचाई। कमरे में मौजूद बॉडीगार्ड ने फौरी तौर पर पैगाम पहुंचा दिया। सैफ अली, हेवेंस रंबिल का हाल मास्टर। फैंग शाटियान हंस पड़ा। ऐसा लगता है कि वो बाई शाइस्ता की हिमायत के लिए यहाँ आया है। वो खुद को बहुत ज्यादा समझता है। वो सिर्फ एक नए ट्रेनिंग सेंटर का हाल मास्टर है, फिर भी वो हमें रोकने की जुर्रत करता है। फैंग मंगियो ने माथा ठनकुते हुए कहा। ऐसा लगता है कि मैं फैंग लिन सिटी से इतने अरसे से दूर हूं कि ये लोग मुझे भूल गए हैं। छोड़ो उसे, हम बस उन्हें वापस भेज देंगे। फैंग शाटियान ने मामले पर थोड़ा सोचने के बाद फैसला किया। फैंग शाटियान के पास मौजूद बॉडीगार्ड ने कमरे के बाहर मौजूद बॉडीगार्ड्स को अपने मालिक के जवाब से आगाह किया और उन्हें मसला हल करने को कहा। अचानक ताहम कमरे के दरवाजे खिल गए और एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ, जिसके पीछे ली बाऊ और आमना थे। बाब 2267 इब्तिदाई तसादुम। जैसे ही सैफ अली और उसके 2 साथी खूबसूरत कदीम तर्ज के कमरे में दाखिल हुए, फैंग शाटियान और फैंग मंगियो ने उन्हें हैरत से घूरा। उन्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? फैंग शाटियान ने खिले दरवाजों को गुस्से से घूरते हुए सख्ती से पूछा। वो गुस्से में था। उसने वाज़ेह तौर पर अपने बॉडीगार्ड्स को सैफ अली के ग्रुप को भगाने की हिदायत की थी, फिर भी वो कमरे में पहुंच गए थे। उसने कमरे के बाहर कोई हंगामा नहीं सुना था, इसलिए वो सिर्फ ये फर्ज कर सकता था कि इसके बॉडीगार्ड्स ने उन्हें गुजरने की इजाजत दे दी है। ताहम फैंग शाटियान को कोई जवाब नहीं मिला। जैसे जैसे सेकंड गुजरते गए, सूरत हाल ने उसे उलझन में डाल दिया। क्या इन सब ने उसे धोखा दिया था? ख्याल पर गौर करने के बाद इसे एहसास हुआ कि यह नामुमकिन होगा। फैंग फैमिली ने अपने बॉडीगार्ड्स की तरबियत के लिए एक बड़ी रकम अदा की थी, इसलिए वो लोग मुकम्मल तौर पर वफादार थे। यहां तक कि अगर इनमें से एक गद्दार बन गया होता तो ऐसा कोई तरीका नहीं था कि तमाम चारों बॉडीगार्ड्स बैक वक्त इसके खिलाफ हो जाते। अपनी तवानाई बचाएं, यंग मास्टर फैंग। आपके बॉडीगार्ड्स पहले ही सो रहे हैं। सैफ अली ने फैंग शाटियान की उलझन को भांपते हुए वजाहत की। ये नामुमकिन है। फैंग शाटियान ने फितरी तौर पर सैफ अली के दावे की तरदीद की। वो चारों बॉडीगार्ड्स की महारतों से बखूबी वाकिफ था।
वो सिर्फ बुनियादी इंटरनल फोर्स के माहिर थे, लेकिन अगर वो मिलकर काम करते तो वो कौमी फाइटिंग चैंपियन को भी टक्कर दे सकते थे। कोई आवाज निकाले बगैर कोई उन चारों को बेहोश कैसे कर सकता था? ली बाओ सैफ अली के पीछे से सिर्फ अपना सर हिलाकर आह भर सके। 4 बुनियादी इंटरनल फोर्स माहिरीन के दरमियान ताउन यकीनन देखने के लायक एक शानदार मंजर होगा, लेकिन एक हकीकी न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर के मुकाबले में वो बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं थे। गैर मामूली रद्द अमल की रफ्तार, इदराक और जिस्मानी महारत के साथ अगर एक न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर कहीं जाना चाहता था तो बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप इसे कैसे रोक सकता था? फैंग शाटियान ने अपने पीछे मौजूद बॉडीगार्ड्स में से एक को बाहर मौजूद चारों को चेक करने का हुक्म दिया। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसे चारों बॉडीगार्ड्स हाल के एक कोने में बेहोश मिले। यंग मास्टर, आहताओ। दूसरे, वो वाकई बेहोश हैं, बॉडीगार्ड हुक्लाया। कमरे में खामोशी छा गई और फैंग शाटियान सैफ अली के ग्रुप का जायजा लेने के लिए मुड़ा। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आप मुझसे यहां मिलने के लिए इतने पुरएतिमाद थे, फैंग शाटियान ने कहा। अपने बेहोश बॉडीगार्ड्स के बावजूद वो घबराया हुआ नजर नहीं आया। इसके बरक्स उसने पुरसुकून रवैया बरकरार रखा और कहा, ताहम क्या आपको लगता है कि ये नुमाइश मेरा इरादा बदल देगी? ख्वाब देखना बंद करें। मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, सैफ अली। आप हेवेंस रंबिल के हाल मास्टर हैं। आप पहले ही वांग जोंग कुआन को शिकस्त दे चुके हैं और सिर्फ अपने नाम से फैंग लिन सिटी के मुख्तलिफ डबजोज और ट्रेनिंग सेंटर्स को हिला चुके हैं। मजीद बरा, अब जीरो विंग के बुनियादी आला ओहदेदारों में से एक है। गार्ड्स डोमेन में जीरो विंग काफी अच्छी तरक्की कर रहा है और एक सिवडब सुपर पावर बन गया है। अब ये मशरकी बर्रे आजम पर एक हुक्मरान है। अब गिल्ड हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर के जरिए बड़ी तादाद में बासलाहियत फाइटर्स को भर्ती कर रहा है और गेम में तेजी से मजबूत हो रहा है। ताहम ये हकीकी दुनिया है, कोई गेम नहीं। हकीकी दुनिया में जीरो विंग का कोई पस मंजर अहामी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। मुझे अब से निमटने के लिए उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। फैंग लिन सिटी में आपके कारोबार को खत्म करने के लिए चंद अल्फाज ही काफी होंगे। आमना ने अपने कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ महसूस किया जब फैंग शाटियान बोला। जीरो विंग माली दबाव से नहीं डरता था। सिर्फ छोटी मुआनिदाना चालें ही गिल्ड और वर्कशॉप को मुतासिर कर सकती थीं। फैंग मंगेओ अचानक खड़ा हो गया, कमरे में भूरे रीछ की तरह छा गया। उसका कद 2.3 मीटर था। इसके बाजू औरत की रानों से ज्यादा मोटे थे और उसकी रंगत ने इसे सुनहरी मुजस्समे की तरह बना दिया था। नाकाबिल तस्खीर, अनब्रेकेबल। किसी ने वाकई हिंगलिन स्टाइल में नाकाबिल तस्खीर रिलिम तक तरबियत हासिल की है। ली बाओ ने फैंग मंगियो को हैरत से घूरा जब वो ग्रुप की तरफ बढ़ा। हिंगलिन स्टाइल के साथ तरबियत एक तकलीफ दे मशक्कत थी। इस मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने के लिए इंसान को जहन्नुमी तरबियती हरबों के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ता था, जो कि दूसरे स्टाइल्स के मुकाबले में कई गुना ज्यादा चैलेंजिंग था। यहाँ तक कि इंटरनल फोर्स के माहिरीन भी मुश्किल तरबियती रेजिमेंट से निमटने के लिए जिदोजहद करेंगे, लेकिन अगर कोई हिंगलिन स्टाइल में महारत हासिल कर सकता तो वो खौफनाक हद तक मजबूत हो जाता। बुनियादी महारत के साथ कोई आम इंटरनल फोर्स माहिरीन का मुकाबला कर सकता था। न सिर्फ एक एडवांस्ड मास्टर के तौर पर एक जंगजू के मुक्के में 1000 किलोग्राम की ताकत होगी, बल्कि वो बगैर किसी चोट के इंटरनल फोर्स माहिर के वार भी सहने के काबिल होगा। यहाँ तक कि एपिक्स इंटरनल फोर्स माहिरीन भी एडवांस्ड हिंगलिन स्टाइल प्रैक्टिशनर के साथ उलझना नहीं चाहेंगे। और फिर भी फैंग मंगेओ ने हिंगलिन स्टाइल में मुकम्मल महारत हासिल कर ली थी और नाकाबिल तस्खीर रिलिम तक पहुंच गया था। अगर वो वांग जोंग कुआन जैसे किसी शख्स से लड़ता तो वो एक ही वार में लड़ाई खत्म कर सकता था। वांग जोंग कुआन फैंग मंगियो के सामने बिल्कुल बेबस होता। अब मेरे बड़े भाई के 4 बॉडीगार्ड्स को बैक वक्त बाहर निकालने के लिए काफी मजबूत है। मैं आपको एक मौका दूंगा। फैंग फैमिली में शामिल हो जाएं और हमें अपने तमाम जीरो विंग शेयर्स बेच दें। एक बार जब फैंग फैमिली जीरो विंग की मालिक बन जाएगी तो आपको पाई का अपना हिस्सा मिल जाएगा। आप इससे ज्यादा मकाम और इख्तियार से लुत्फ अंदोज होंगे जितना आप जीरो विंग में कभी हासिल कर सकते थे। फैंग मंगेओ ने सैफ अली के करीब आते हुए पेशकश की। इसके पुख्ता लहजे में मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं थी। आमना, जो सैफ अली के पीछे खड़ी थी, ने अपने पैरों से ताकत खत्म होती महसूस की। फैंग मंगेओ का हाला महज बहुत खौफनाक था। आमना आम तौर पर तरबियत भी करती थी,
और उसने अपने बरसों के काम के जरिए निस्बतन मजबूत हाला तैयार किया था, फिर भी वो फैंग मंगियो के सामने छोटी महसूस कर रही थी। मजीद बरा, फैंग मंगियो के पास कुछ ऐसा था जो ज्यादातर पेशावर फाइटर्स के पास नहीं था, कत्ल करने का इरादा, किलिंग इंटेंट। जैसे ही वो शख्स तीनों की तरफ बढ़ा, ऐसा महसूस हुआ जैसे लाशों का पहाड़ उसकी तरफ बढ़ रहा हो। अगर मैं इनकार कर दूं तो, सैफ अली ने सुकून से जवाब दिया, फिर मुझे बस आपको वापस फैमिली के पास ले जाना होगा। एक बार जब आप वहां होंगे, मुझे यकीन है कि आप अपना इरादा बदल लेंगे, फैंग मंगियो ने हंसते हुए कहा। आप कहते हैं कि अगर मैं फैंग फैमिली में शामिल हो जाऊं, तो मैं इससे ज्यादा मकाम और इख्तियार से लुत्फ अंदोज होऊंगा जितना मैं इस वक्त जीरो विंग में हासिल कर रहा हूं, सैफ अली ने पूछा। ये ठीक है, आप यकीनन ऐसा इख्तियार हासिल करने के अहल हैं, फैंग मंगियो ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। जीरो विंग में मेरा मकाम काफी ऊंचा है। न सिर्फ गिल्ड के वाइस गिल्ड लीडर्स को मेरे अहकामात सुनने पड़ते हैं, बल्कि गिल्ड जिस बड़े पैमाने के ऑपरेशन पर गौर करता है, इसे पहले मेरी इजाजत हासिल करनी होती। मजीद बरा, मैं गिल्ड के मालियात और तरक्की के हवाले से किसी भी फैसले की मंजूरी का जिम्मेदार हूँ, सैफ अली ने मामले पर थोड़ा सोचने के बाद कहा। जैसे ही सैफ अली ने बात खत्म की, कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? फैंग मंगियो ने माथा ठनकुते हुए पूछा। इसके तासुरात सियाह हो गए। अगर फैंग फैमिली जीरो विंग को जम कर लेती, तो फैंग शाटियान के पास भी इतना बड़ा इख्तियार नहीं होता। फैंग मंगियो तो दूर की बात। मैं नहीं कर रहा, ये महज सच है, सैफ अली ने ईमानदारी से कहा। ऐसा लगता है कि जब तक आप हकीकत का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप कायल नहीं होंगे। चूंकि ऐसी बात है, अब मेरे साथ वापस चलेंगे, फैंग मंगियो ने ऐलान किया और सैफ अली को कंधे से पकड़कर साकिन करने के लिए हाथ बढ़ाया। अगरचे ये अमल मासूम लगता था, लेकिन हिंगलिन स्टाइल में नाकाबिल तस्खीर रेलिम तक पहुंचने वाले शख्स का लम्स इतना सादा कैसे हो सकता था? पकड़ दरअसल 13 तब्दीलियों वाली एक तकनीक थी। यहां तक कि अगर सैफ अली एक जिंदा दिल बंदर होता, तब भी फैंग मंगियो की गिरफ्त से बचना मुमकिन नहीं था। ताहम, जैसे ही फैंग मंगियो सैफ अली को साकिन करने के लिए इसके कंधे पर हाथ जमाने वाला था, सैफ अली ने अपना कंधा थोड़ा सा झटका, इतना हल्का कि हरकत बमुश्किल महसूस हो रही थी। जैसे इसे बिजली का झटका लगा हो, फैंग मंगियो ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। बाहर वाले को ऐसा लगता जैसे बड़े आदमी का हाथ किसी पोशीदा रुकावट से टकराकर वापस आ गया हो। अपना तवाजुन खोते हुए फैंग मंगियो चंद कदम पीछे लड़खड़ा गया। बाब 2268 धमकी। उसने क्या किया? अगरचे फैंग मंगियो सिर्फ एक कदम पीछे लड़खड़ाया था, लेकिन फैंग फैमिली के अरकान दंग रह गए। ये खास तौर पर फैंग शाटियान के लिए सच था। फैंग फैमिली का हर रुकन जानता था कि फैंग मंगियो कितना ताकतवर था। खानदान के बूढ़े ने तो उसे एक ऐसा टैलेंट करार दिया था जो फैंग फैमिली में सदी में एक बार पैदा होता है, और वो नौजवान नस्ल का सबसे मजबूत रुकन था। हिंगलिन स्टाइल में महारत हासिल करने से पहले ही फैंग मंगियो की ताकत फैंग लिन सिटी की नौजवान नस्ल में बेमिसाल थी। बाद में फैंग मंगियो अपनी तरबियत जारी रखने और हिंगलिन स्टाइल में महारत हासिल करने के लिए बैरून मुल्क चला गया था, जिससे इसने खौफनाक ताकत हासिल की थी। फिर भी न सिर्फ वो सैफ अली को मुतासिर करने में नाकाम रहा, बल्कि उसे खुद भी एक धचका लगा। इसके खानदान के अरकान उसे देखकर क्यों हैरान न होते। यहां तक कि लीबाऊ, जो सैफ अली के पीछे कुछ फासले पर खड़े थे, दंग रह गए। वो जानते थे कि सैफ अली एक न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर बन गया है, लेकिन ये कामयाबी हाल ही की होनी चाहिए। न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर्स की आला ज़हनी सलाहियत उन्हें तमाम पहलुओं में अपनी ताकत को बेहतर बनाने की इजाजत देती थी, जो कि उनके इतने ताकतवर होने की एक वजह थी। ये खास तौर पर उनकी जिस्मानी फिटनेस को मुतासिर करती थी, लेकिन मुख्तलिफ हार्मोन्स की मदद के बावजूद ये बेहतरी फौरी नहीं होती थी, बल्कि ये तब्दीलियां एक तवील अरसे में रूनुमा होती थीं। दूसरी तरफ फैंग मंगियो पहले ही हिंगलिन स्टाइल के नाकाबिल तस्खीर रेलिम तक पहुंच चुका था। जिस्मानी तौर पर वो एक इंसानी नुमा इफरीत था। यहां तक कि कुछ कमजोर ग्रैंड मास्टर्स भी उसकी खाम ताकत का मुकाबला नहीं कर पाते। सैफ अली का तो जिक्र ही किया, जो इतनी जल्दी ग्रैंड मास्टर बना था। और फिर भी ली बाऊ की तवक्कुआत के बरक्स सैफ अली बराह रास्त मुकाबले में जीत गया था। ये महज नाकाबिल यकीन था। इस मुख्तसर लम्हे में जवाबी हमला करना, जब मैंने अपनी ताकत पर भरोसा किया, ऐसा लगता है कि अब सिर्फ बातें ही नहीं करते। फैंग मंगियो ने माथा ठनकते हुए कहा। इसे फौरी तौर पर एहसास हुआ कि क्या हुआ है।
लेकिन मैं आपको दूसरा मौका नहीं दूंगा। फैंग मनग्यो का मुक्का एक सीधे सादा वार में सैफ अली की तरफ बढ़ा। ये दरसी किताब के मुक्के से भी ज्यादा साफ और सीधा था। ताहम यही सादगी उसकी वजह थी कि एक न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर को भी फायदा उठाने के लिए कोई खला नहीं मिलेगा। ली बाओ बेइख्तियार पीछे हट गए। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान गिर रहा हो जब मुक्का सैफ अली की तरफ बढ़ा। भागने की कोई जगह नहीं थी, फायदा उठाने के लिए कोई सुराख नहीं था। अगर वो इस वार के सामने होता तो उसके पास उसे सहने के अलावा कोई चारा ना होता। बदतर ये कि इस मुक्के ने कोई आवाज नहीं निकाली थी जो ली बाओ सुन सकते। उसका मतलब था कि फैंग मनग्यो का मुक्का आवाज की रफ्तार से भी तेज था। फैंग मनग्यो की खौफनाक ताकत के साथ मिलकर यह वार गालिबन एक बालिग हाथी को मार सकता था। ताहम जैसे ही फैंग मनग्यो का मुक्का सैफ अली की खोपड़ी से टकराने वाला था, सैफ अली हमले का इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़ा। वार से टकराने से पहले सैफ अली एक तरफ हट गया और फैंग मनग्यो के मुक्के को अपने सर के पास से गुजरने दिया। सैफ अली बड़े आदमी की तरफ बढ़ा, जबकि फैंग मनग्यो का मुक्का हुआ के सवा किसी चीज से नहीं टकराया। सैफ अली का बाजू झूला जब उसने अपनी हथेली फैंग मनग्यो के सीने पर रखी और धक्का दिया। फैंग मनग्यो अपना तवाजुन खो बैठा और गिर गया। सैफ अली के हाथ ने इसे जमीन पर दबा दिया। धमाका! फैंग मनग्यो अपनी पीठ के बिलचित लेट गया और उसके गिरने का असर इतना ताकतवर था कि इसने संगमरमर के फर्श को तोड़ दिया और कमरे को हिलाकर रख दिया। बड़े आदमी का होश उड़ गया, इसका अंदरून हल गया। बाहर वाले के नुक्ता नजर से ऐसा लगता था कि सैफ अली अभी फैंग मनग्यो के पास नमूदार हुआ, देव को पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। कमरे में मौजूद हर शख्स पर मौत जैसी खामोशी छा गई। क्या न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर्स वाकई इतने ताकतवर होते हैं? ली बाओ के पास अल्फाज खत्म हो गए थे जब वो जमीन पर पड़े फैंग मनग्यो को देख रहा था। ली बाओ ने सैफ अली की हर हरकत देखी थी, इसलिए वो जानते थे कि हरकत काफी सादा थी। फिर भी जब सैफ अली ने उन्हें अंजाम दिया तो ये सादा हरकत जादुई बन गई। न सिर्फ सैफ अली ने फैंग मनग्यो के मुक्के को आसानी से बेअसर कर दिया, बल्कि इसने सूरत हाल को उलट दिया और रीछ जैसे आदमी को जमीन पर पटक दिया। ली बाओ ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा अजीम माहिर, जो हिंगलीन स्टाइल के नाकाबिल तस्खीर रेलिम तक पहुंच चुका था, न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर के सामने इतना कमजोर होगा। इस मकाम पर वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर्स वाकई कितने ताकतवर थे। कमरे के बाकी मकीनों ने सैफ अली को ऐसे घूरा जैसे वो कोई इफरीत हो। ताहम नौजवान की नजरें अपने पैरों के पास पड़े फैंग मनग्यो से नहीं हटी। ये नाकाबिल तस्खीर रेलिम वाकई कुछ है। सैफ अली खामोशी से हैरान हुआ जब उसने चकरा रहे फैंग मनग्यो को देखा। उसने नहीं सोचा था कि किसी के लिए अपनी ताकत को इस हद तक परवान चढ़ाना मुमकिन है। अगर वो ग्रैंड मास्टर ना बनता तो वो इस शख्स का मुकाबला ना कर पाता। सैफ अली की फैंग मनग्यो के साथ लड़ाई कमरे में मौजूद हर शख्स को यकतरफा लगी थी, लेकिन सैफ अली ऐसा नहीं सोचता था। अगर कोई और फैंग मनग्यो का सामना करता तो वो मुक्का उसे उड़ा देता। बड़ा आदमी जिस्मानी तौर पर सैफ अली से भी ज्यादा फुट था। कम अज कम सैफ अली को बराबरी हासिल करने के लिए काफी वक्त दरकार होगा। आमने सामने के मुकाबले में फैंग मनग्यो मुकम्मल तौर पर सैफ अली से बेहतर साबित होता। ताहम न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर्स के रद्दे अमल की रफ्तार और अपनी ताकत का दुरुस्त कंट्रोल ही उन्हें इतना ताकतवर बनाता था। सैफ अली इस लम्हे वार से बचने के लिए हट गया था जब फैंग मनग्यो का मुक्का हरकत में आया था। एक बार जब सैफ अली ने इस शख्स का तवाजुन बिगाड़ दिया तो उसने हैरान कुन नताइज हासिल करने के लिए फैंग मनग्यो के वजन और अपनी ताकत पर भरोसा किया। इतने भारी वार के बावजूद फैंग मनग्यो को बमुश्किल ही कोई नुकसान पहुंचा था, जैसे इसका जिस्म वाकई फौलाद का बना हो। इसे महज खून की गर्दिश में मामूली खलल पड़ा था और वो आर्जी तौर पर माजूर हो गया था। फैंग मनग्यो की हालत का मुआयना करने के बाद सैफ अली ने मेज के दूसरी तरफ बैठे हुए हक्का बका फैंग शाओटियान की तरफ देखा। सैफ अली की नजरें महसूस करते हुए फैंग शाओटियान की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि कोई गड़बड़ ना करो। ये रीडस्टोन रेस्टोरेंट है, फैंग शाओटियान बुड़बुड़ाया। रीडस्टोन रेस्टोरेंट की शाखें पूरी दुनिया में थीं, जो किसी भी सेकेंडर इससे ऊपर के शहर में मौजूद थीं। अगरचे बहुत सी बड़ी ताकतों ने रेस्टोरेंट के खास खाने और मशरूबात की ख्वाहिश की थी, लेकिन कोई भी तरकीबें चुराने में कामयाब नहीं हुआ था। रेस्टोरेंट की ताकत वाज़ेह थी।
रेडस्टोन रेस्टोरेंट के अंदर थोड़ा सा हंगामा काबिल कबूल था, लेकिन वो इससे ज्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा। यंग मास्टर फैंग, अब मजाक कर रहे हैं? मैं यहाँ लापरवाही क्यों करूंगा? सैफ अली ने हंसते हुए पूछा। सैफ अली रेडस्टोन रेस्टोरेंट की सूरत हाल के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के कवानीन से वाकिफ था। यहाँ तक कि एक न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर को भी नुकसान उठाना पड़ता अगर वो रेडस्टोन रेस्टोरेंट को उकसाने की कोशिश करता। जिस लम्हे सैफ अली VIP रूम में दाखिल हुआ था, इसे एक ताकतवर हाले ने अपनी लपेट में ले लिया था। अगरचे हाला किसी ग्रैंड मास्टर का नहीं था, लेकिन इस फर्द की रूहानी महारत काफी ज्यादा थी। सैफ अली ने अंदाजा लगाया कि वो फर्द ग्रैंड मास्टर बनने से सिर्फ आधा कदम दूर था। सैफ अली मेज के करीब पहुंचा और फैंग शाओटियान ने फितरी तौर पर पीछे हटना चाहा। ताहम एक आला की जहनियत जिसकी इसने कई सालों से परवरिश की थी, इसे अपनी पोजीशन पर कायम रहने की इजाजत दे गई। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उदास होकर फैंग शाओटियान गरा। अगरचे तुम बेपनाह ताकतवर हो, फैंग लिन सिटी में फैंग फैमिली की ताकत तसव्वुर से बालातर। आपको इतना पुरजोश नहीं होना चाहिए यंग मास्टर फैंग। मैं यहाँ महज अब से बात करने आया हूँ, सैफ अली ने फैंग मंडियों की असल नशिस्त पर बैठते हुए कहा। उसने फैंग शाओटियान की तरफ देखा और बात जारी रखी। मैं जानता हूँ कि अब शाइस्ता से शुरू करके जीरो विंग को जम करना चाहते हैं, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि जब तक अब कर सकते हैं इस ख्याल को तर्क कर दें। जीरो विंग इस मामले का चार्ज संभालेगा। आपके पास अपने हुक्म के तहत बड़ा इख्तियार और ताकत हो सकती है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आपका दुश्मन करीब हो तो पूरा मुल्क भी आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। सैफ अली के बयान के बाद कमरे में मौजूद हर शख्स पर एक शदीद सर्दी तारी हो गई। एक लम्हे के लिए इन अफराद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जहन्नम के दरवाजों के सामने खड़े हों। इस सर्दी के 2 सेकंड बाद यह गायब हो गई जैसे कभी हुई ही ना हो। ताहम फैंग शाओटियान की पीठ पसीने से शराबूर थी और जब तक इसका होश ठिकाने आया, सैफ अली खड़ा होकर कमरे से बाहर निकल चुका था। बाब 2269 सिल्वर मेंबरशिप। जब उन्हें एहसास हुआ कि सैफ अली जा रहा है, तो ली बाऊ और आमना इसके पीछे चल दिए। क्या हम वाकई इस तरह छोड़कर जा रहे हैं? आमना ने फिक्रमंदी से सैफ अली से पूछा। मुझे शक है कि वो भाई इस मामले को इतनी आसानी से खत्म होने देंगे। वो यकीनन इस मामले को खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन मैं महज उनसे मिलने आया था और ये यकीनी बनाने के लिए कि वो समझ जाएं कि हमारे खिलाफ छूटी चालें कितनी बेकार हैं। सैफ अली ने लापरवाही से वजाहत की। मजीद बरा, मेरा ख्याल है कि आज की नुमाइश के बाद बहुत से लोगों को एहसास हो जाएगा कि उन्हें इत्तेफाकना जीरो विंग को नहीं उकसाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर फैंग फैमिली का असर और रसूख वसी है, तब भी उन्हें खतरे का सही तरीके से जायजा लेना होगा। सैफ अली की बात सुनकर आमना को एहसास हुआ। अगरचे ये सच था कि फैंग फैमिली की फैंग लिन सिटी पर आहनी गिरफ्त थी, लेकिन फैंग फैमिली को बहुत से काम मुकम्मल करने के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता था। अब जबकि सैफ अली ने दिखा दिया था कि वो फैंग फैमिली की नौजवान नस्ल के सबसे मजबूत रुकन फैंग मनगेयों को दबा सकता है, फैंग फैमिली के वकार को धचका लगेगा, जबकि ये वाकया जीरो विंग की साख को तकवीयत देगा। ये बदले में फैंग लिन सिटी की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को जीरो विंग को उकसाने के खिलाफ खबरदार करेगा और वो फैंग फैमिली के अहकामात पर अमल करने से पहले पीछे हट जाएंगे। आखिरकार किसी दूसरे की तरफ से कार्रवाई करने से पहले अपनी पोजीशन पर गौर करना पड़ता है। जबकि फैंग फैमिली फैंग लिन सिटी पर हुकूमत करती थी, हर कोई खानदान की ख्वाहिशात पर अमल करता था, लेकिन जब कोई दूसरी ताकत जो फैंग फैमिली जितनी ही मजबूत हो उभरती थी, तो आम लोग एक तरफ और दूसरी तरफ झुकने से पहले हिचकिचाते थे। हमें अपनी तरक्की को तेज करने और जीरो विंग के अंदरूनी अरकान की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर को अपनी भर्ती की शरह बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द मजीद शाखें खोलनी होंगी, सैफ अली ने ऐलान किया। इसी वक्त हम गार्ड्स डोमेन की कुछ जदीद तरीन जंगी सहूलियात खरीदेंगे और ट्रेनिंग सेंटर में एक वर्चुअल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म खोलेंगे। हमें एक इनामी निजाम भी तरतीब देना होगा। सैफ अली की पिछली जिंदगी में हकीकी दुनिया में गार्ड्स डोमेन का असर और रसूख फाइटिंग इंडस्ट्री से भी ज्यादा था। दर हकीकत दुनिया की कोई भी सनत गेम के असर और रसूख का मुकाबला नहीं कर सकी थी। दरी असना वर्चुअल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स ने हकीकी दुनिया में गार्ड्स डोमेन की ताकत में बड़ा किरदार अदा किया। गार्ड्स डोमेन ने माजी में फाइटिंग मुकाबलों की जगह ले ली थी और पूरी दुनिया में सबसे मकबूल सरगर्मी बन गई थी। इस मकाम पर हकीकी दुनिया में गार्ड्स डोमेन का असर और रसूख शिद्दत से बढ़ गया था।
जब आप शहर की सड़कों पर चलते थे तो आपको तकरीबन हमेशा गेम के बारे में गुफ्तगू सुनने को मिलती थी। स्कूल के तलबा ने गॉड्स डोमेन में अपनी उन गेम आईडीज और लेवल्स के साथ अपना तारुफ करवाना भी शुरू कर दिया था। चूंकि वर्चुअल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक ज्यादा मकबूलियत हासिल नहीं की थी, इसलिए इसे जल्द अज जल्द फैंग लिन सिटी में एक कायम करना था। सैफ अली ने अभी तक ऐसा नहीं किया था क्योंकि जीरो विंग के पास ऐसा करने की सलाहियत नहीं थी, वक्त भी सही नहीं था। ताहम जैसे जैसे गॉड्स डोमेन में मजीद मुकाबले मुनक्किद होंगे, गेम के अंदर लड़ाई तेजी से मकबूल हो जाएगी। अब वर्चुअल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म हासिल करने का वक्त आ गया था। फैंग लिन सिटी में नई शाखें कायम करने और उन सहूलियात की खरीदारी के लिए जिनका आपने जिक्र किया है, एक बड़ी रकम खर्च होगी। हमारे मौजूदा मालियात के साथ मुझे डर है कि आमना सैफ अली के ख्याल से मुत्तफिक थी, लेकिन हेवेंस रंबल बमुश्किल ही गुजारा कर पा रहा था। मजीद बरा जीरो विंग का गॉड्स डोमेन में खासा अच्छा वक्त नहीं गुजर रहा था। अगरचे आमना बुनियादी तौर पर ट्रेनिंग सेंटर के इंतजाम की जिम्मेदार थी, लेकिन वो अक्सर लियांग जंग के साथ मालियात पर बातचीत करती थी, इसलिए वो जीरो विंग की सूरत हाल के बारे में काफी कुछ जानती थी। फी अलहाल जीरो विंग के पास स्टोन फॉरेस्ट टाउन के नाम से सोने की कान मौजूद थी। ताहम चूंकि जीरो विंग बड़ी मिकदार में मवाद खरीद रहा था और गिल्ड तेजी से फैल रहा था, इसके अखराजात बढ़ रहे थे। गिल्ड ने बहुत से मकामात पर नए कस्बे भी तामीर किए थे। सबसे अहम बात यह है कि बॉटम लेस ईबीस में दूसरे गिल्ड टाउन्स जाहिर होना शुरू हो गए थे। नतीजे के तौर पर स्टोन फॉरेस्ट टाउन के कस्टमर 20 में नुमाया कमी आई थी, जिसने बदले में जीरो विंग की आमदनी कम कर दी थी। गिल्ड के पास बचाने के लिए पैसे नहीं थे। हम बाद में मजीद शाखें कायम कर सकते हैं, लेकिन हम वर्चुअल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म कायम करने में ताखीर नहीं कर सकते, सैफ अली ने मामले पर थोड़ा सोचने के बाद कहा। कुदरती तौर पर वो जीरो विंग की सूरत हाल से वाकिफ था। जीरो विंग के पास हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर के लिए नई शाखें खोलने के लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन इसके पास वर्चुअल कॉम्बैट सहूलियात खरीदने के लिए पैसे थे। कोई भी कारपोरेशन जो फैलना चाहती थी, उसे एक बड़ी रकम की जरूरत होती। इस तरह कारपोरेशन के मालिकान ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी को रागिब करने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा करने से मालिक के हिस्स और कंपनी में इनका इख्तियार कम हो जाता। काफी इख्तियार के बगैर इन मालिकान को इस बात में पाबंदी होती कि वो क्या हासिल कर सकते। मजीद बरा एक कारपोरेशन सरमायाकारों को कबूल करके धोखाधड़ी का खतरा मोल लेती थी। सरमायाकार धमकियों और रिश्वत से महफूज नहीं थे। सैफ अली की पिछली जिंदगी में गॉड्स डोमेन के दौरान ऐसी सूरत हाल आम थी। अगरचे जीरो विंग आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा था, लेकिन हर कदम मजबूती से जड़ा हुआ था। लिहाजा बाहर वालों के लिए जीरो विंग पर हमला करना और अंदर से असरअंदाज होना बहुत मुश्किल था। यही वजह थी कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स को जीरो विंग को जम करने में मुश्किल पेश आ रही थी। अगर ये सुपर पावर्स किसी दूसरे गिल्ड को निशाना बनाती, तो वो इसे तेजी से हड़प कर लेती। मैं समझ गई, आमना ने सर हिलाते हुए कहा। मैं बाद में वेंडर्स से राब्ता करूंगी। जैसे ही सैफ अली और उसके साथी रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, एक उधेड़ उम्र आदमी और दो नौजवानों ने उनका इस्तकबाल किया। उधेड़ उम्र आदमी की उम्र 50 साल के लगभग लग रही थी और उसने सिया मार्शल आर्टिस्ट लिबास पहन रखा था। अगरचे वो जिस्मानी तौर पर मजबूत नजर नहीं आता था, लेकिन अगर कोई इसे गौर से देखता तो उसे मालूम होता कि इसके कदम कितने मुस्तहकम हैं। ताहम इसके हल्के हाले की वजह से एक आम माहिर इस शख्स को एक बेजरर उधेड़ उम्र चचा समझकर नजरअंदाज कर सकता था। सैफ अली के लिए ताहम इस शख्स का हाला अजीम समंदर जितना गहरा था। इसे यकीन था कि ये वही हाला है जिसने फेंग शाओटियान के साथ इसकी गुफ्तगू के दौरान उसे अपनी लपेट में लिया था। इसके पीछे मौजूद नौजवान मर्द और औरत 20 की दहाई के अवाइल में लग रहे थे। औरत पुरकशिश और बावकार थी, जबकि मर्द चीते की तरह कसरती था। वो इतना खूबसूरत भी था कि मॉडलिंग की नौकरी हासिल कर सके। दोनों नौजवानों ने रेड स्टोन रेस्टोरेंट की वर्दी पहन रखी थी और उनके हाले कौमी फाइटर के बराबर थे। हेलो मिस्टर सैफ अली, मैं इस रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ, हुआंग अन। उधेड़ उम्र आदमी ने मुस्कुराते हुए अपना तारुफ कराया। आमना, जो सैफ अली के पास खड़ी थी, दंग रह गई। यहाँ तक कि फैंग फैमिली भी रेडस्टोन रेस्टोरेंट को उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी और मुख्तलिफ शाखों के मैनेजर्स पुरअसरार थे। शाज़ो नादिर ही अवाम में खुद को जाहिर करते थे।
आमना ने कभी तवक्को नहीं की थी कि फैंगलिन सिटी का ब्रांच मैनेजर उनसे अपना तारुफ कराएगा। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको मुझसे क्या काम है? मैनेजर हुआंग सैफ अली ने पूछा। मिस्टर सैफ अली, आप इस वक्त फैंगलिन सिटी के मशहूर तरीन अफराद में से एक हैं और हमारा रेड स्टोन रेस्टोरेंट आपसे दोस्ती करना चाहता है। ये हमारे रेस्टोरेंट का सिल्वर मेंबरशिप कार्ड है। अगर आप मुस्तकबिल में हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने का इंतखाब करते हैं तो आपको तमाम खरीदारियों पर 10% रियायत मिलेगी। वांग एन ने एक सिल्वर कार्ड दिखाते हुए वजाहत की। इसे सैफ अली के सामने पेश किया। सिल्वर मेंबरशिप। जब आमना ने हुआंग एन की बात सुनी तो उसकी आंखें हैरत से बाहर निकल आईं। हान फिंग के साथ अपने ताल्लुक पर भरोसा करने के बावजूद आमना ने सिर्फ एक आम मेंबरशिप कार्ड हासिल किया था। मजीद बरा, इसे 20 लाख क्रेडिट्स की सालाना मेंबरशिप फीस अदा करनी पड़ती थी। दूसरी तरफ सिल्वर मेंबरों को मेंबरशिप फीस अदा करने की जरूरत नहीं होती थी। फैंगलिन सिटी में भी बहुत कम लोगों के पास रेडस्टोन रेस्टोरेंट का सिल्वर मेंबरशिप कार्ड था। शुक्रिया। मेंबरशिप कार्ड पर एक नजर डालने के बाद सैफ अली ने इसे जेब में डाला और मजीद एक लफ्ज कहे बगैर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उस वक्त वो सिर्फ एक ही काम करना चाहता था और वो था गार्ड्स डोमेन में दोबारा दाखिल होना। आज के वाकयात के बाद वो जल्द अज जल्द टावर ऑफ फॉर गार्ड्स से वापस आने के लिए पुरज़्म था। जैसे ही सैफ अली का ग्रुप रेडस्टोन रेस्टोरेंट से निकला, हुआंग एन के पीछे मौजूद नौजवान मर्द और औरत बोल पड़े। वो शख्स एहसान की कदर करना नहीं जानता। कार्ड मिलने के बाद वो बस चला गया। उसने हल्की फुल्की गुफ्तगू की जहमत भी नहीं की। नौजवान खातून बड़बड़ाई। वो गालिबन डर कर भाग गया है। उसने अभी फैन फैमिली के मुंह पर थप्पड़ मारा है और वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। वो जितनी जल्दी हो सके फैंगलिन सिटी छोड़ने पर गौर कर रहा होगा। नौजवान ने तंजिया अंदाज में तबसरा किया। ये ठीक है। फैंग फैमिली की हिफाजत ओल्ड मैन फैंग जैसे न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर कर रहे हैं। फैंग फैमिली को उकसाने की जुर्रत कौन करेगा? ओल्ड मैन इस तौहीन को नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे, नौजवान खातून ने कहा। जब उसने न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर्स के बारे में बात की तो इसके चेहरे पर तारीफ चमक उठी। ऐसा लगता है कि आप दोनों को मजीद तरबियत की जरूरत है। आपको इस पर बहस करने का कोई हक नहीं है, हुआंग एन ने अपना सर हिलाते हुए कहा। ऐसा क्यों है इंस्ट्रक्टर? नौजवान खातून ने पूछा। जवाब देने के बजाय ताहम हुआंग एन ने सैफ अली के गायब होने तक इंतजार किया और फिर बात जारी रखी। मुझे शक है कि सैफ अली एक न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर हो सकता है। बाब 2270 दूसरी मंजिल का असर। रेडस्टोन रेस्टोरेंट में अपना काम मुकम्मल करने के बाद सैफ अली तेजी से जीरो विंग के मैन हेडक्वार्टर वापस आ गया और अपने लोगों को अपनी दो महारतों और जादू की तकमील की शरह को बेहतर बनाने पर काम करने की हिदायत की। उसने जीरो विंग के मुख्तलिफ बैटल अरीनाज में गिल्ड के बुनियादी अरकान के लिए कुछ एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स भी बिल्ड कर लिए। एडवांस्ड कॉम्बैट रूम्स टावर ऑफ फॉर गार्ड्स जितने मुअस्सर नहीं हो सकते थे, लेकिन वो कुछ न होने से बेहतर थे। दरी असना आमना ने हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर के लिए वर्चुअल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म कायम करने के लिए खरीदारियों को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। कालू भाई, मुझे डर है कि मुझे टावर ऑफ फॉर गार्ड्स में काफी वक्त गुजारना पड़ेगा। जब मैं चला जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि आप इनशनेट ओरिजिन वुड और डायमंड वुड जमा करने पर तवज्जो दें। इसके अलावा शाइस्ता से कहीं कि वो मैन फोर्स के अरकान को सी ऑफ डेथ के टाइड वेओटेक्स में राकेशों को पीसने के लिए ले जाए। वहां मौजूद राकेशों को टाइड स्टोन फ्रेगमेंट नामी कोई चीज गिरानी चाहिए, सैफ अली ने कहा। जितने हो सके फ्रेगमेंट्स जमा करें, मुझे उनकी जरूरत होगी। खिलाड़ी हर 360 दिनों में सिर्फ एक बार टावर ऑफ फॉर गार्ड्स में दाखिल हो सकते थे और वो बस टावर छोड़कर मौका जाय नहीं कर सकता था। पहली मंजिल पर आजमाइशें मुकम्मल करने के बाद ताहम इसे एहसास हुआ कि बाकी को मुकम्मल करने में काफी वक्त लगेगा। दरी असना मजीद ताकतों ने अपनी तवज्जो समंदर की तरफ मबजूल करना शुरू कर दी थी। नतीजे के तौर पर ड्रैगन हार्ट सिटी गेम में ज्यादा अहम हो गया था। अगर जीरो विंग हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर की मजीद शाखें कायम करने के लिए काफी फंड्स जमा करते हुए अपनी तेज रफ्तार तरक्की जारी रखना चाहता था तो उसे जल्द अज जल्द ड्रैगन हार्ट सिटी में खुद को कायम करना होगा। ऐसा करने के लिए जीरो विंग को शहर में अपनी मकबूलियत पॉपुलैरिटी बढ़ाने की जरूरत थी। इस तरह जीरो विंग एक गिल्ड रेजिडेंस कायम कर सकता था
जिससे इसके अरकान के लिए शहर में आसानी से टेलीपोर्टेशन मुमकिन हो जाती। यही वजह थी कि मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स अपने अरकान को ड्रैगन हार्ट सिटी में क्वेस्ट मुकम्मल करने के लिए दबा रहे थे। अगरचे इनमें से बहुत से गिल्ड्स ने जमीन खरीदने और गिल्ड रिजेडनस बनाने के लिए जरूरी इनशनेट गोल्ड जमा कर लिया था, लेकिन उनके पास रिजेडनस के अंदर टेलीपोर्टेशन अरे कायम करने के लिए काफी मकबूलियत नहीं थी। नतीजे के तौर पर उनके कायम करदा गिल्ड रिजेडनस सिर्फ गिल्ड के अरकान के लिए आराम करने की जगह के तौर पर काम कर सकते थे और कुछ नहीं। बदकिस्मती से ड्रैगन हार्ट सिटी में मकबूलियत हासिल करना आसान काम नहीं था। एक आजाद गैर जानिबदार शहर के तौर पर बहुत कम क्वेस्ट गिल्ड पॉपुलरिटी की पेशकश करते थे और इतने सारे गिल्ड्स उन क्वेस्ट के लिए मुकाबला कर रहे थे। 50,000 गिल्ड पॉपुलरिटी जमा करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। ताहम क्वेस्ट गिल्ड पॉपुलरिटी हासिल करने का वाहिद तरीका नहीं था। एक गिल्ड टाइडस्टोन फॉर मिनट्स के जरिए ड्रैगन हार्ट सिटी में मकबूलियत भी जमा कर सकता था। वाहिद राकुशस जो उन फरीब मिनट्स को गिराते थे वो टाइडल वर्टेक्स में थे, जो सी ऑफ डेथ के बुनियादी इलाके में वाक़ था। यहां तक कि इस इलाके का सबसे कमजोर राकुशस लेवल 90 का ग्रेट लॉर्ड था और टाइडल वर्टेक्स काफी लेवल 90 प्लस ग्रैंड लॉर्ड्स का घर था। सी का कसरत से लेवल 90 प्लस मीथक राकेशों से भी सामना होता था। इसमें कोई शक नहीं था कि टाइडल वर्टेक्स एक बहुत खतरनाक जगह थी। अगर कोई टीम 3 माहिर के बगैर टाइडल वर्टेक्स में दाखिल होती तो जिंदा रहना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता। शुरू में सैफ अली खुद एक्सपी और टाइडल स्टोन फरीब मिनट्स के लिए पीसने के लिए एक टीम की टाइडल वर्टेक्स में क़ियादत करना चाहता था, लेकिन चूंकि वो टावर ऑफ 4 गार्ड्स में फंस गया था और जीरो विंग की सूरत हाल कशीदा होती जा रही थी, इसलिए इसे काम मुकम्मल करने के लिए कालू भाई और दीगर पर इन्हिसार करना पड़ा। जीरो विंग की मैन फोर्स अब कमजोर नहीं थी, इसके अरकान औसतन लेवल 90 के थे। मैन फोर्स के पास कोला जैसा एमटी के भी था, जिसके पास फरीगुमनेटेड लेजेंडरी शील्ड थी। मैन फोर्स के अरकान को टाइडल वर्टेक्स में मुअस्सर तरीके से पीसने के लिए काफी मजबूत होना चाहिए। ठीक है, मैं फौरन दूसरों को मतला कर दूंगा, कालू भाई ने जवाब दिया। जब सैफ अली ने कहा कि टाइडल स्टोन फरीब मिनट्स बहुत अहमियत के हामिल हैं, तो उसने सूरत हाल को संजीदगी से लिया। वो दूसरे मैन फोर्स अरकान को मतला करने के लिए फौरी तौर पर सैफ अली के कमरे से निकल गया। कालू भाई के जाने के बाद सैफ अली अपनी वर्चुअल गेमिंग केबिन में लेट गया और टावर ऑफ 4 गार्ड्स की आजमाइशों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए दोबारा गार्ड्स डोमेन में लॉग इन हुआ। जैसे ही गार्ड्स डोमेन इसके गिर्द नमूदार हुआ, वो 6 आउडेड हिल सिनेक्स वाले मंदिर में वापस आ गया। सिस्टम 3 दिनों के अंदर 1006 आउडेड हिल सिनेक्स को मारे। अगर आप मुकर्ररा वक्त में इस काम को मुकम्मल करने में नाकाम रहते हैं तो चैलेंज को खुद ब खुद नाकामी तसव्वुर किया जाएगा। 3 दिन में इनमें से 1000 को मारना दूसरी मंजिल की पहली आजमाइश पहली मंजिल के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुश्किल है। सैफ अली सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़कर माथा ठनकने से न रह सका। अगरचे पहली मंजिल की पहली आजमाइश में इसे 1500 ट्विन आउडेड नीदर फायर भेड़ियों को मारने की जरूरत थी, लेकिन भेड़िए आम लॉर्ड्स थे। दूसरी तरफ ये 6 आउडेड हील सिनेक्स बिल्ड लाइन मखलूक थे। न सिर्फ हील सिनेक्स के पास कहीं ज्यादा HP थी, बल्कि उनके पास बिल्ड लाइन की खुसूसी सलाहियतें भी थीं। इन राकेशों को मारना नीदर फायर भेड़ियों को मारने से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा और 6 आउडेड हील सिनेक्स मंदिर में 2 या 3 के ग्रुपों में घूमते थे। यहां तक कि इसी लेवल का रिफाइनमेंट रिलिम माहिर भी 3 दिन में तमाम 1000 हील सिनेक्स को मारने के लिए जिदोजहद करेगा। लॉग इन करने पर उसे मिलने वाला मुख्तसर नाकाबिल तस्खीर बफ इनवल्नरेबिलिटी बफ खत्म होते ही सैफ अली ने वक्त जाय नहीं किया और 2 6 आउडेड हील सिनेक्स के ग्रुप की तरफ हमला कर दिया। यकीनी तौर पर 6 आउडेड हील सिनेक्स ट्विन आउडेड नीदर फायर भेड़ियों से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग थे। जिस लम्हे दोनों हील सिनेक्स ने सैफ अली को देखा, तमाम 12 सरों ने बेहतरीन हम आहंगी के साथ तलवारबाज पर हमला कर दिया। ऐसा बेहतरीन हम आहंगी वाला हमला गालिबन एक आम 2 माहिर को मार सकता था। सैफ अली के लिए ताहम हील सिनेक्स के हमलों में नफासत की कमी थी। उसने कलंग रे को मियान से निकाल कर जवाब दिया, अपने हमलों के साथ दोनों हील सिनेक्स के हमलों का मुकाबला किया। खुफिया तकनीक लाइटनिंग फ्लैश। जब हमले आपस में टकराए तो उनके दरमियान चिंगारियां चमके। दोनों 6 आउडेड हील सिनेक्स पीछे हट गए क्योंकि उनके सरों के ऊपर 90,000 से ज्यादा के नुकसानात का एक सिलसिला जाहिर हुआ। कितना ज्यादा दिफा है, सैफ अली ने दोनों राकेशों को देखते हुए सोचा।
कलंगरे ने हील सिनेक्स के स्केल्स पर सिर्फ एक सफेद निशान छोड़ा था, वो काटने में नाकाम रही। हील सिनेक्स का दिफा अमली तौर पर एक ग्रैंड लॉर्ड का मुकाबला कर सकता था। क्या ये इनकी खास सलाहियत हो सकती है? कलंगरे एक टॉप एपिक हथियार था और जब उसकी ताकत के साथ जोड़ा बनाया जाता तो वो इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड के गोश्त को आसानी से काट सकता था। फिर भी वो लॉर्ड रैंक के 6 आउटेड हील सिनेक्स को जख्मी करने में नाकाम रहा था। वो सिर्फ उनकी बिल्ड लाइन की सलाहियत के बारे में सोच सकता था। ये वो बिल्ड लाइन सलाहियत थी जिसे खिलाड़ी किसी भी दूसरी सलाहियत से ज्यादा नफरत करते थे। गार्ड्स डोमेन में खिलाड़ियों का नुकसान उनकी बुनियादी खुसूसियात के साथ साथ राकेशों पर लगने वाले जख्मों पर मुनहसिर था। जल्द, पट्टों और हड्डियों का नुकसान खिलाड़ियों के मजमूई नुकसान को नुमाया तौर पर मुतासिर कर सकता था। यही वजह थी कि खिलाड़ी गेम में बाद में मुसलसल आला मेयार के हथियारों की तलाश करते थे। नाकाबिल यकीन हद तक आला बुनियादी खुसूसियात के बगैर भी खिलाड़ी काफी ताकतवर हथियारों पर भरोसा कर सकते थे ताकि वो आला खुसूसियात और कमजोर हथियारों वाले खिलाड़ियों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। खुशकिस्मती से सैफ अली को पहली मंजिल के मुकाबले में यहां लाइटनिंग फ्लैश पर अमल दरामद करना आसान लगा। मजीद बरा उसने 20% कम इर्तिकाज इस्तेमाल किया था। इससे पहले कि सैफ अली दूसरी मंजिल के असरात को जांच पाता, दोनों 6 आउटेड हील सिनेक्स ने हमलों का एक और दौर शुरू कर दिया था। अचानक इल्हाम हुआ जब सैफ अली ने फितरी तौर पर लाइटनिंग फ्लैश पर अमल दरामद किया। इस बार 14 हमलों के बजाय सैफ अली ने 15 हमलों के साथ दोनों हील सिनेक्स को निशाना बनाया। लाइटनिंग फ्लैश की ताकत फौरी तौर पर बढ़ गई। न सिर्फ सैफ अली के जवाबी हमले ने तमाम 12 सरों को पीछे धकेल दिया, बल्कि इसने हर सर में हड्डियों तक गहरा जख्म भी छोड़ा। जख्मों ने हील सिनेक्स की जंगी ताकत को थोड़ा सा मुतासिर किया। इसी वक्त हर सर के ऊपर 100,000 से ज्यादा के नुकसानात जाहिर हुए। तकनीक सिर्फ 15 हमलों के साथ ही इतनी बड़ी तबाहकुन ताकत रखती है। सैफ अली दंग रह गया, जख्मी हील सिनेक्स को घोर रहा था। ताहम सैफ अली ने फौरी तौर पर उसके बाद के असरात महसूस किए। न सिर्फ इसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया था, बल्कि इसने अपने ज्यादा से ज्यादा इर्तिकाज का तकरीबन आधा हिस्सा भी खो दिया था। खुशकिस्मती से बेहिस्सी 1 सेकंड से भी कम रही और सैफ अली हील सिनेक्स के अगले हमलों के खिलाफ अपना दिफा करने के काबिल रहा। 15 हमलों वाली लाइटनिंग फ्लैश के मुज़र असरात सैफ अली की तवक्को से कहीं ज्यादा शदीद थे, लेकिन इसने सैफ अली को तकनीक इस्तेमाल करने से नहीं रोका। एक बार जब इसने काफी इर्तिकाज बहाल कर लिया तो उसने बेहतर वर्जन से वाकिफ होने के लिए दोबारा तकनीक का इस्तेमाल किया। तकरीबन 8 मिनट के बाद सैफ अली ने दोनों 6 आउटेड हील सिनेक्स को मार डाला। जिस लम्हे दोनों हील सिनेक्स मेरे, सैफ अली ने उनकी बिल्ड लाइंस का एक निशान अपने जिस्म में बहता हुआ महसूस किया, जिससे इसे बिल्ड लाइन पावर का एक पॉइंट मिला। इसी वक्त दोनों हील सिनेक्स ने एक चमकता हुआ करमजी पत्थर गिराया, जिससे एक अजीब दिलकश तवानाई खारिज हो रही थी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।